आज तक आप लोगों ने बहुत सारे हार्ट टचिंग ड्रामा तो देखे ही होंगे, लेकिन ये हार्ट टचिंग ड्रामा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो है पिछवाड़ा टचिंग ड्रामा। हाँ, मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमेडियन होने वाला है क्योंकि हमारी हीरोइन के पास आ जाती है सुपर पावर्स। वो किसी के भी पिछवाड़े को टच करके उसकी मेमोरीज देख सकती है। मेरे ख्याल से इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में ही हम थोड़ा सा सैड भरा सीन देखते हैं। यहाँ पर हमारी हीरोइन बोंग की मोम टपक चुकी हैं। वैसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब क्योंकि बोंग हाई स्कूल में थी और उसके पास रहने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी, इसीलिए वो पहुंच जाती है अपने नाना जी के घर पर, और यहाँ पर उसकी मौसी भी रहती है। नाना जी का एक पेट हॉस्पिटल है, मतलब कि जानवरों का हॉस्पिटल। लेकिन नाना जी बोंग से बिल्कुल भी बात नहीं करते क्योंकि बोंग की मोम ने जो शादी की थी ना, वो नाना जी के खिलाफ जाकर की थी, इसीलिए नाना जी बोंग को पसंद नहीं करते। मौसी जी बोंग का यहीं पर हाई स्कूल में एडमिशन करा देती हैं और उसको बोलती हैं कि अपने पड़ोस की एक लड़की है जो कि तुम्हारी दोस्त बनेगी, मैंने उससे बात कर ली है। अब जब बोंग अपने स्कूल में पहुंचती है तो फिर यहाँ पर उसको वो लड़की मिल भी जाती है, लेकिन भाई साहब ये तो पूरी गुंडी टाइप की लड़की है, एकदम खतरनाक। बोंग पहले तो मिस गुंडी जी से डरती है, लेकिन बाद में इन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है क्योंकि मिस गुंडी बोंग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। बोंग को एक लड़का रिजेक्ट कर देता है तो फिर गुंडी को गुस्सा आ जाता है ये जानकर, और वो उस लड़के को बहुत ही अच्छे से धमका देती है। भाई ऐसी गुंडी दोस्त तो सब लड़कियों के पास होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताना होनी चाहिए या नहीं। अब क्योंकि बोंग के नाना जी बोंग को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए बोंग फैसला करती है कि नाना जी का हॉस्पिटल आगे वो चलाएगी, इसीलिए वो पेट डॉक्टर बनने के लिए चली जाती है सियोल, और वो डॉक्टर बनकर वापस भी आती है। पर नाना जी उससे घंटा खुश नहीं होते। नाना जी तो बुढ़े हो गए हैं, इसीलिए बोंग हॉस्पिटल संभालने लगती है, लेकिन इनका हॉस्पिटल घंटा नहीं चल रहा होता, इसीलिए मौसी जी बोंग को पर्चे बांटने के लिए देती है उनके हॉस्पिटल के। बोंग को ये काम करते हुए पहले तो शर्म आ रही होती है, लेकिन मौसी जी के आगे उसकी कहाँ चलती है, इसीलिए वो निकल जाती है पर्चे बांटने। और यहाँ पर पर्चे बांटते बांटते वो इस शहर के मेयर को देखती है जो कि उसकी मोम का दोस्त हुआ करता था, और अभी इस टाइम पर उसके नाना जी भी इसी मेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर नाना जी तो अपना निठल्ले बन चुके हैं क्योंकि उनकी उम्र जो हो चुकी है, इसीलिए वो बस हर टाइम इस मेयर के साथ ही रहते हैं क्योंकि नाना जी की काफ़ी अच्छी जान पहचान है, इसीलिए वो मेयर के साथ रहकर उसको इलेक्शन में जिताने की कोशिश कर रहे हैं। बोंग अपने पर्चे बांटते बांटते पहुंच जाती है बस स्टैंड पर, और यहाँ पर एंट्री लेता है हमारा हीरो जोंग, जो कि एक टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर है और सियोल से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है। ली जोंग पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है और देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी है, कोई बड़ा केस आया है। ली जोंग को लगता है कि क्रिमिनल ने किसी को होस्टेज बना रखा है, और यहाँ पर ली जोंग का पोपट जब हो जाता है तब उसको पता लगता है कि क्रिमिनल तो एक गाय है, और गाय के ऊपर बैठी हुई है हमारी बोंग, और बोंग को गाय भगा कर लेकर जा रही है, और बोंग चिल्ला रही है कि बचाओ बचाओ। ली जोंग कहता है कि क्या सच में बस यही केस था? तो फिर उसके बॉस जो होते हैं, खैर मैं इनको सीनियर कहने वाली हूँ, तो सीनियर यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरी तो जान पक्का हलक में आकर अटक गई थी। खैर ये बहुत ही बड़ा केस था, पता नहीं कितने लोग घायल हो सकते थे, अच्छा है हमने जल्दी सब खत्म कर लिया। अब हम ली जोंग के बड़े बड़े सपने सुनते हैं, जो कि ये है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर सियोल वापस चला जाएगा, जल्दी जल्दी सारे केस सॉल्व करने के बाद। लेकिन यहाँ पर उसको पता लगता है कि इस शहर में तो केस है ही नहीं, लेकिन भाई का मोटिवेशन जरा भी कम नहीं होता। अब यहाँ पर ली जोंग के पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए उसका एक कोलीग जिसका नाम है डोकी, वो उसको अपने घर ले जाता है, और हमें पता लगता है कि डोकी तो गुंडी का भाई है। गुंडी यहाँ पर ली जोंग को उसका रूम दिखा देती है और कहती है कि तुम्हें महीने का भाड़ा देना होगा, और जब उसको पता लगता है कि ली जोंग तो 1 महीने में यहाँ से जाने वाला है, तो वो उसको धमकाती है कि 1 महीने में जाओ या 10 महीनों में, मुझे टाइम पर भाड़ा चाहिए। अब यहाँ पर उसका भाई डोकी उसको कोई जवाब देने की कोशिश करता है, तो फिर यहाँ पर गुंडी उसको एक थप्पड़ लगाकर चली जाती है। ली जोंग डोकी से कहता है कि क्या तुम्हारी बहन खुद को 30 मार्का समझती है? तो फिर यहाँ पर डोकी अपना दुखड़ा सुनाता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं पुलिस वाला क्यों बना? ताकि मैं अपनी बहन को पकड़ सकूं और उसको जेल में चक्की पीसिंग 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 करवा सकूं। अगर तुम्हें बड़ा केस चाहिए ना, तो पक्का मेरी बहन पर नजर रखना, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये एक दिन कोई बड़ा कांड जरूर करेगी।
अब हम हमारी पोंग को देखते हैं जिसकी हड्डियां टूट चुकी हैं क्योंकि बेचारी को गाय ने लात जो मारी है। अब यहाँ पर तभी आते हैं मिस्टर फैंग क्योंकि उनकी गाय बीमार है तो वो यहाँ पर बोंग को लेने आए हैं। बोंग मौसी से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे गाय से डर लगता है। तो फिर उसकी मौसी उसको कहती है कि अरे हमारा खर्चा कहाँ से चलेगा। उसकी मौसी उसको जबरदस्ती मिस्टर फैंग के साथ भेज देती हैं और फिर हमें पता लगता है कि यहाँ पर उल्का वर्षा होने वाली है। इस वजह से इस शहर में ट्रैफिक लगा हुआ है और यहाँ पर बेचारे ली जोंग को ट्रैफिक पुलिस का भी काम करना पड़ रहा है। वो कहता है कि मैं तो इतना घटिया काम कभी नहीं करता। तो सीनियर इस पर उसको डांट लगाते हुए कहते हैं कि ये भी तो हमारा ही काम है ना, लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पर उल्का वर्षा शुरू हो जाती है और बोंग देख रही होती है मिस्टर फैंग की गाय को। तभी यहाँ पर एक अचानक से लाइट आती है। बोंग का हाथ होता है गाय के पिछवाड़े पर और मिस्टर फैंग का हाथ होता है गाय के पैर पर। तेज रोशनी की वजह से बोंग बेहोश हो जाती है। उसको जब अगले दिन होश आता है तो फिर वो अपने पेट्स के पास जाती है और वहां पर वो उनके जब पिछवाड़ों को टच करती है तो उसको अचानक से कुछ चीजें दिखाई देने लगती है, वो भी ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पर बोंग को लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया। वो बार बार अपने पेट्स का पिछवाड़ा टच करती है लेकिन उसको बार बार उनकी यादें दिखाई देती हैं। तो फिर यहाँ पर वो एक मछली का पिछवाड़ा भी पकड़ती है, एक मुर्गी का पिछवाड़ा भी पकड़ती है, लेकिन उसको उनकी यादें दिखाई देती हैं। इस सब की वजह से बोंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत जाती है डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर तो बोलता है कि उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है और वो शरीर से भी बिल्कुल फिट है, उसे कोई बीमारी नहीं है। तो फिर यहाँ पर बोंग फिर पागल हो जाती है कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है। घर वापस जाकर बोंग फिर से अपने पेट का पिछवाड़ा छूती है लेकिन उसको फिर से मेमोरीज दिखाई देने लगती है उसकी। तो फिर अब बोंग फिर डर जाती है और अब क्या है, वो अगले दिन पहुंच जाती है एक तांत्रिक के पास। तांत्रिक लोग तो होते ही चूतिया बनाने वाले हैं, इसीलिए वो यहाँ पर बोंग का चूतिया काट देता है। वो कहता है कि बोंग पर एक आत्मा का साया है और इसको भगाने के लिए एक पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो फिर क्या है, बोंग भी अपने बैंक बैलेंस को खाली करके उस तांत्रिक को पैसे दे देती है और अगले दिन वो लोग पूजा कर रहे होते हैं। वो तांत्रिक एक धारदार चीज मंगवाता है और बोंग से कहता है कि तुम इस चीज पर अपना पैर रखो, अगर तुम्हारे अंदर आत्मा वात्मा होगी तो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आत्मा तुम्हें बचा लेगी। अब बोंग की तो यहाँ पर उस धार वाली चीज को देखकर फट रही होती है, इसीलिए वो तांत्रिक से कहती है कि मुझसे हो नहीं रहा है, एक बार आप करके दिखा दीजिए क्योंकि आपके अंदर भी तो कैप्टन की आत्मा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तांत्रिक कहता है कि इसके अंदर कैप्टन की आत्मा रहती है, जिस वजह से ये लोगों को भविष्य या उनकी आत्मा वगैरह ये सबको पहचानता है। अब तांत्रिक यहाँ पर फंस चुका है, इसी वजह से उस धारदार चीज पर तांत्रिक को पैर रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसके अंदर कोई कैप्टन की आत्मा वात्मा नहीं है, इसलिए उस धारदार चीज से कैप्टन का पैर कट जाता है और यहाँ पर बोंग समझ जाती है कि तांत्रिक उसका काट रहा है। बोंग तांत्रिक से अपने पैसे वापस मांगती है लेकिन तांत्रिक तो यहाँ पर रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मेरी बीवी और बच्चा ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहाँ पर जाने के लिए मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे अपने बीवी बच्चे से मिलना है। उसकी सैड भरी स्टोरी सुनकर बोंग मान जाती है, उससे पैसे वापस नहीं लेती। लेकिन बोंग तो अब करीब हो चुकी है क्योंकि उसने अपनी सारी सेविंग दे दी उसको। बोंग बस में जा रही होती है तभी वो इंसानों के पिछवाड़े को देखती है तो उसके मन में आता है कि क्या ये पावर इंसानों पर भी काम करेगी। इसीलिए वो एक लड़के के साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और उसका पिछवाड़ा टच करने की कोशिश करती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको हथकड़ी पहना देता है और ये होता है हमारा एमसी मतलब मेन कैरेक्टर। और वो पकड़कर बोंग को ले जाता है पुलिस स्टेशन में और यहाँ पर सभी की नजर बोंग पर होती है और बोंग को हर कोई जानता है। ली जोंग बोंग से पूछताछ कर रहा होता है तो फिर बोंग यहाँ पर अपने तेवर दिखाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं वहाँ पर किसी का पिछवाड़ा छू रही थी। तो फिर इस पर बोंग भी निकाल कर दिखा देता है उसको एक वीडियो और ये देखकर तो बोंग का सारा तेवर चला जाता है भैंस चराने। और अब वो ली जोंग का फोन चुराने की कोशिश करती है लेकिन ली जोंग इसको ऐसा करने नहीं देता और वो यहाँ पर थोड़ी अपनी पावर्स के बारे में भी ली जोंग को बताने की कोशिश करती है, पर ली जोंग को लगता है कि ये लड़की तो दिमाग से खराब है और यहाँ पर वो ली जोंग को पहली गलती की वजह से उसको छोड़ देता है।
मौसी जी को जब पता लगता है कि बोंग पुलिस स्टेशन में है तो फिर वो मेकअप सेकअप करके सज धज कर जाने लगती है पुलिस स्टेशन की ओर। और जब बोंग घर पर आती है तो फिर वो मौसी जी का सामान इधर उधर पड़ा हुआ देखती है और उसको एक डायरी भी मिलती है, जिसको पढ़कर पता लगता है मौसी जी की और जो पुलिस स्टेशन में सीनियर है उसकी अलग ही एक लव स्टोरी थी। भाई साहब, मौसी जी पुलिस स्टेशन में होती हैं सीनियर के सामने और यहाँ पर मौसी जी को वो दूर रहने के लिए बोलते हैं। तो फिर मौसी जी उनके डंडे को पकड़ते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे मार भी दो तो भी कोई गम नहीं है जान। अब मौसी जी अपने प्यार वाले ख्यालों में होती हैं, तभी सीनियर यहाँ पर उनको हथकड़ी पहना देते हैं और कहते हैं कि लेकर जाओ इसको। रात में बोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक कुत्ते का इलाज करती है। वो उस कुत्ते का पिछवाड़ा छू कर पता लगाती है कि उसको क्या बीमारी है। तो फिर यहाँ पर बड़ी ही इमोशनल बीमारी होती है उस कुत्ते को। उस कुत्ते का जो ओनर है वो बूढ़ा हो चुका है और उसके साथ कोई है भी नहीं। तो जो वो बूढ़ा आदमी है वो कुत्ते को खाना खिलाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन कुत्ता जब देखता है कि वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, उससे अपना खुद का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन वो कुत्ते के लिए मेहनत करता है, इसीलिए कुत्ता खाना खाना ही छोड़ देता है। भाई मतलब देख रहे हो कितना वफादार कुत्ता है। वाह 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 वाह। यहाँ पर कुछ टाइम तक खतरनाक तरीके से इमोशनल सीन चलता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मैं ये सीरीज़ हंसाने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, ना कि रुलाने के लिए। बोंग अपना काम खत्म करके घर से बाहर जाती है और वो देखती है कि गुंडी के घर पर कोई रहने आया है। वो जब पास जाती है तो पता लगता है कि ये तो ली जोंग है। तो फिर ली जोंग उसको देखकर कहता है कि ठरकी तू यहाँ भी। गुंडी का भाई डोकी ली जोंग को बताता है कि ये डॉक्टर बोंग है और ये हमारे घर के सामने ही रहती हैं। अब ये सुनकर तो एमसी बोलता है कि मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी साली ठरकी। हाँ मतलब एमसी ने यहाँ पर रख दिया है हमारी बोंग का नाम ठरकी, तो हम बोंग को ठरकी भी कह सकते हैं। जैसे कि हम ली जोंग को एमसी बोलते हैं। एमसी का मतलब मदरचोद नहीं होता, एमसी का मतलब मेन कैरेक्टर होता है। नहीं कोई बात नहीं, मदरचोद भी सही है। अब यहाँ पर बोंग को तो गुस्सा आ रहा होता है ली जोंग पर, इसीलिए वो पीछे से उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि ली जोंग उसको देख लेता है। अब वो जब ऊपर जा रहे होते हैं तभी अचानक से ली जोंग नीचे गिरने लगता है। तो फिर बोंग उसके पिछवाड़े पर हाथ रख देती है और अब क्या था, बोंग को हमारे ली जोंग की दिखने लगती है कुछ मेमोरीज, जिसमें वो स्मगलर्स को पकड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक ड्रग स्मगलर भाग रहा होता है। तो फिर ली जोंग उसका पीछा करता है, लेकिन बाद में पता लगता है ली जोंग को कि ये तो उसी का भाई है। ली जोंग को बहुत दुख होता है और उसका भाई यहाँ पर भाग भी जाता है। लेकिन बुरी बात यहाँ पर ये है कि बोंग ने तो ली जोंग के पिछवाड़े को पकड़ा है। अब बोंग को ली जोंग से कौन बचाएगा। खैर वो बोंग को ज्यादा कुछ नहीं कहता, वो बस उसको पकड़कर एक पटकी दे मारता है और बोंग नीचे गिर जाती है चारों खाने चित। और वो बोंग को धमकी देता है कि अगर फिर से ऐसी हरकत की ना फिर जेल में डाल दूंगा। तभी यहाँ पर गुंडी भी आ जाती है। अब बोंग अपनी पावर्स को गुंडी पर ट्राई करने की कोशिश करती है और वो उसका पिछवाड़ा छूती है तो बोंग को कुछ भी दिखाई नहीं देता। बोंग अपने रूम में होती है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो अपनी विंडो को खोलती है, लेकिन सामने उसको दिखाई देता है ली जोंग जो कि कॉल पर बात कर रहा होता है। और वो बात करते करते जैसे ही बोंग को देखता है तो उसकी तरफ खतरनाक से इशारे करता है कि मेरी नजर हमेशा तुम पर है। बोंग तो बेचारी डर कर विंडो ही बंद कर देती है। ली जोंग कॉल पर अपने सियोल के एक दोस्त से बात कर रहा होता है और वो उससे कह रहा होता है कि मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत की बात तो यह है कि यहाँ तो कोई बड़ा केस है ही नहीं जो मेरा वापस सियोल में ही ट्रांसफ़र हो जाए। तो फिर जो कॉल पर उसका दोस्त होता है वो उसको बताता है कि यहाँ सियोल में जिस ड्रग्स वाले गुंडे के पीछे तुम पड़े हुए थे, अभी पता लगा है कि शायद वो तुम्हारे टाउन में भी ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। और ये सुनने की ही देरी थी कि हमारा ली जोंग हो जाता है खुश के बस अब तो ये ड्रग्स वाला मैटर मैं ही सॉल्व करूंगा और वापस ट्रांसफर हो जाएगा मेरा सियोल में, बल्ले ही बल्ले। अगले दिन बोंग अपनी पावर्स का यूज करके सभी कुत्ते बिल्लियों का इलाज कर रही होती है और यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही फेमस हो जाती है। और ज़्यादा फेमस होने के लिए वो यहाँ पर गुंडी का भी सहारा लेती है। गुंडी का तो एडवर्टाइजिंग करने का अलग ही तरीका है। वो यहाँ पर अपनी चमचियों को बुलाती है और वो उनको काम देती है कि सभी जगह ये फैला दो कि अगर किसी के पेट को कोई दिक्कत हो या बीमार हो तो वो तुरंत जाकर बोंग के हॉस्पिटल में चेक कराए, क्योंकि बोंग बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। इसके बाद गुंडी अपनी
चमचियों का इंट्रोडक्शन लेने लगती है। कहती है कि और भाई, हाँ बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। वो लास्ट में अपनी चमचियों के बीच में एक चमचा देखती है। तो यहाँ पर मैं इसको मोटू ही कहने वाली हूँ। तो मोटू कहता है कि दीदी, मैं अपनी बहन की तरफ से आया हूँ, क्योंकि वो बीमार है इसीलिए वो तुम्हारे बुलाने पर नहीं आ पाई, उसने अपनी जगह मुझे भेज दिया। तो फिर गुंडी यहाँ पर उससे कहती है कि तुम्हारे पास कोई कुत्ता बिल्ली है। तो फिर इस पर मोटू मना कर देता है। तो फिर गुंडी कहती है कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ। इधर बोंग के पास एक लड़का आता है अपनी बिल्ली को लेकर, और यहाँ पर उस लड़के को देखते ही बोंग की दिल की घंटियां बज जाती है। ना ना, घंटियां नहीं बजती, उसके दिल के घंटे बजते हैं। बेचारी उस लड़के को देखती ही रह जाती है। इस लड़के का नाम है सियोजुन, और ये हमारा सेकंड मेन लीड है। सियोजुन यहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली को लेकर आया है। बोंग उस बिल्ली के पिछवाड़े को टच करके पता करती है कि सियोजुन को ये बिल्ली रोड पर मिली थी, और क्योंकि वो बिल्ली छोटी थी और शायद बीमार भी हो सकती है, इसीलिए वो यहाँ पर उसको दिखाने के लिए ले आया। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो बोंग बिल्ली का इलाज नहीं कर रही, वो तो बस देखे जा रही है सियोजुन की शकल को। अब बोंग सियोजुन को जाने से पहले उस बिल्ली के लिए बहुत सारा खाना देती है, वो भी फ्री में, और कहती है कि ये बिल्ली अभी छोटी है इसीलिए इसको वैक्सीन नहीं लगी होगी। और वो एक लंबा सा खर्चा नहीं बताती, एक लंबी सी लिस्ट बता देती है ताकि यहाँ पर सियोजुन वापस आता रहे। सियोजुन जब चला जाता है तो फिर मोसी बोंग से कहती है कि इसकी स्किन कितनी ज़्यादा चमक रही थी, लगता है कि ये भी सियोल से आया है। और वैसे जो हमारे घर के सामने लड़का रहने आया है वो भी तो सियोल से आया है ना। यहाँ पर मौसी जी कर रही हैं ली जोंग की बात। अब ली जोंग के बारे में सुनते ही बोंग कहती है कि वो तो साला एक नंबर का चूतिया है। तभी यहाँ पर सीन चूतिए पर ही आ जाता है, और हम देखते हैं कि साला चूतिया वाली हरकतें कर रहा है, क्योंकि वो तो डोकी को लेकर हर जगह पर ड्रग्स की तलाश कर रहा है। वो जिस भी सफ़ेद पाउडर को देख रहा है उसको दांतों पर मसल कर चेक कर रहा है कि कहीं ये ड्रग्स तो नहीं है। बोंग के पास मिस्टर फैंग आते हैं क्योंकि उनकी कोई गाय बीमार है। बोंग उनके साथ चली जाती है और वहाँ पर जाकर वो पूछती है कि उस दिन जिस गाय का इलाज किया था वो गाय कहाँ है, यहाँ पर दिख नहीं रही। तो फिर मिस्टर फैंग बताते हैं कि वो गाय तो उसी दिन पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। और यहाँ पर मिस्टर फैंग बोंग से पूछते हैं कि उस दिन के बाद क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है, जैसे कि किसी को टच करने पर उसकी मेमोरीज दिखना। तो फिर यहाँ पर बोंग कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये दोनों जब एक दूसरे से बात करते हैं तो फिर इनको पता लगता है कि उस दिन जब उल्का वर्षा हुई थी और तेज सी रोशनी चमकी थी तो इन्होंने उस गाय को टच किया हुआ था। बोंग ने उस गाय के पिछवाड़े को छुआ हुआ था और मिस्टर फैंग ने उस गाय के पैर को टच किया हुआ था। इसीलिए मिस्टर फैंग अगर किसी के पैर को टच करते हैं तो उनको उसकी मेमोरीज दिखने लगती है। और वो बोंग को एक बात और बताते हैं, वो कहते हैं कि अपनी पावर्स का ज़्यादा यूज़ मत करना, क्योंकि मुझे जब इस पावर का पता लगा तो मैं सबके पैर छूकर देखने लगा और मेरे बाल देखो, मेरे बाल गायब हो चुके हैं। ये सुनकर तो बोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और जब मिस्टर फैंग बोंग को वापस उसके घर छोड़ने जा रहे होते हैं तो फिर बोंग को रास्ते में हर जगह बस अपना टकला खोपड़ा दिख रहा होता है। और जाते जाते मिस्टर फैंग बोंग को फिर से डरा कर जाते हैं और कहते हैं कि बोंग याद रखना, पावर्स के साथ हेयर फॉल्स भी आते हैं। हेयर फॉल क्या होता है ये? खैर मुझे घंटा पर नहीं पता क्या होता है। हाँ मतलब इंग्लिश में क्या बोलना है मुझे ये नहीं पता। बोंग अब अपना काम धंधा बंद कर देती है और हॉस्पिटल को बंद करके घर में बैठ जाती है। अब कुछ दिन हो जाते हैं और मौसी जी परेशान होती हैं कि खर्चा कैसे चलेगा, इसीलिए वो बोंग को धोखाधड़ी करके एक कार में बैठाकर उसको भेज देती हैं काम के लिए। जहाँ पर बोंग काम करने आई है ये एक आइलैंड है, और जब बोंग जाकर देखती है तो फिर वहाँ पर उसकी फेवरेट डिश रखी हुई थी किसी मछली की, और वो बड़े ही खुशी खुशी उन मछलियों को खाने लगती है। यहाँ पर वो अपने क्लासमेट एलेक्स से मिलती है और यहाँ पर बाद में बोंग को पता लगता है कि काम क्या करना है इनको छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर उनको वैक्सीन लगानी है, और यही नहीं कम से कम 10,000 मछलियों के वो वैक्सीन लगाएगी तब जाकर उसका काम ख़त्म होगा। बोंग तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती क्योंकि ये जगह एक आइलैंड पर है, और यही नहीं मौसी जी ने इस काम के पैसे पहले ही ले लिए हैं। ली जोंग को थोड़ा सा क्लू मिलता है कि ड्रग्स को इधर उधर बोट के सहारे लेकर जाया जा रहा है, और डोकी से उसको ये भी पता लगता है कि यहाँ पर एक पास के आइलैंड में बहुत ही बड़ा फिश का फार्म है। ये सुनते ही ली जोंग बिना देरी करे उसी फिश फार्म पर पहुँच जाता है और बोंग भी यहीं पर फंसी हुई है। वैसे यहाँ पर दूर से ली जोंग देखता है कि इस फार्म का जो
मालिक है वो किसी से डील कर रहा है, वो भी किसी सफ़ेद पाउडर की। और ये देखते ही ली जोंग को कंफर्म हो जाता है कि भाई साहब यहीं चल रही है ड्रग्स की तस्करी। यहाँ पर हम बोंग की भी बहुत ही बुरी हालत देखते हैं, जो कि बेचारी फिश खा खा कर पक चुकी है और काम करते करते बेचारी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए। वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करती है लेकिन घंटा कुछ नहीं उखड़ता उससे। इधर ली जोंग जाता है सीधे पुलिस स्टेशन और जाकर सभी लोगों को ड्रग्स के बारे में बताता है। पहले तो सीनियर उस पर विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं कि इतना बड़ा केस हमारे इस छोटे से शहर में गांव में हो ही नहीं सकता, तू झूठ बोल रहा है। तो फिर यहाँ पर ली जोंग भी कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना, मुझे विश्वास है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन लोगों को ड्रग्स का धंधा करते हुए। तो फिर सभी लोग तैयार वैयार होकर अपनी गन वन लेकर पहुंच जाते हैं उसी फिश फार्म पर और सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। लास्ट में ली जोंग यहाँ पर देखता है बोंग को और उसको देखते ही कहता है कि ये लड़की बाज नहीं आएगी, और वो सीधे जाकर बोंग को उठाकर पटक के मारता है और बोलता है कि ए ठरकी यहाँ क्या कर रही है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बोंग मस्त चिकन खा रही होती है जल्दी जल्दी ठूस ठूस कर। तो फिर वो जाकर पूछता है कि इसको चिकन किसने दिया। तो फिर डॉकी आकर कहता है कि बेचारी फिश खा खा कर परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने लाकर दे दिया। यहाँ पर ली जोंग का फिर से पोपट हो जाता है, क्योंकि बेचारा जिस ड्रग्स को ड्रग्स समझ रहा था वो तो ड्रग्स था ही नहीं, वो तो असल में मछलियों का खाना था और ये गलत लोगों को पकड़ कर ले आए हैं। सीनियर यहाँ पर ली जोंग को बहुत डांट लगाता है कि ये बड़े केसों के चक्कर में लगना बंद करो। बोंग के साथ यहाँ पर एलेक्स को भी लेकर आया गया है। एलेक्स सो रहा होता है, इसीलिए बोंग उस पर ब्लैंकेट ढक रही होती है, लेकिन तभी हल्का सा बोंग का हाथ एलेक्स के पिछवाड़े से टच हो जाता है और वो देखती है कि एलेक्स ने किसी लड़की को किडनैप किया हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा उसके पिछवाड़े को टच नहीं कर पाती, तो उसको कुछ खास ज़्यादा नहीं दिखता। और वैसे भी वो इंसानों के पिछवाड़े को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि उसने अपनी पावर इंसानों के पिछवाड़े पर ज़्यादा यूज़ नहीं की है ना। बोंग को छुड़ाने के लिए यहाँ पर खुद मेयर आते हैं और मेयर को देखते ही ली जोंग तो अपना रंग रूप ही बदल लेता है और वो कहता है कि मुझे पता ही था कि बोंग कुछ गलत कर ही नहीं सकती। बोंग की नज़र तो ली जोंग के पिछवाड़े पर होती है। अब क्या ही कहें, ये तो साली सच में ठरकी बन गई। ली जोंग बोंग को और मेयर को छोड़ने के लिए बाहर तक जाता है और पूरी रिस्पेक्ट दे रहा होता है, और वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो सोच रहा है कि क्या पता सियोल का टिकट मेयर ही कटवा दे, क्या पता मेयर की वजह से वो सियोल में वापस ट्रांसफर हो जाए। ली जोंग पुलिस स्टेशन में ही सो रहा होता है और सीनियर आकर उसको उठाता है और आकर वो उससे बोलता है कि तुम लोगों को परेशान करना बंद कर दो। तो फिर यहाँ पर ली जोंग बोलता है कि हाँ मैं परेशान करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे बड़े केस चाहिए और जल्दी से जल्दी सियोल वापस जाना है। तो फिर सीनियर भी कहते हैं कि हाँ हाँ तुम्हें सियोल वापस भेजना कौन नहीं चाहता, क्योंकि तुम भी वैसे भी यहाँ पर रहकर हमारी नाक में दम कर रहे हो। वो कहते हैं कि एक बड़ा केस है तुम्हारे लिए, तुम डर तो नहीं जाओगे। तो फिर इस पर वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सीनियर बताते हैं कि ये एक मर्डर केस है। तो फिर ये सुनते ही हमारे ली जोंग में आ जाता है जोश और वो तुरंत डॉकी को लेकर पहुंच जाता है मर्डर वाली जगह पर। डेड बॉडी के चारों तरफ बनी हुई लाइन को देखकर डॉकी कहता है कि क्या ये सच में किसी इंसान की लाइन हो सकती है, ये थोड़ी अजीब शेप नहीं है। तो फिर एमसी उसको फेंकते हुए बोलता है कि जब इंसान को मारा जाता है तो फिर उसकी बॉडी खुद ही ऐसे सुकड़ जाती है, ये कोई अजीब शेप नहीं है। मैंने सियोल में बहुत सारे मर्डर केस हैंडल किए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर बेचारे ली जोंग का पोपट कितनी बार हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर फिर से ली जोंग का पोपट होने वाला है, क्योंकि जिसका खून हुआ है पता है वो कौन है? वो प्याज है, मतलब प्याज का खून हुआ है भाई लोग। जिसकी प्याज मरी है वो ओनर आकर कहता है कि मेरी प्याज का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। बेचारा ली जोंग तो पहले ही सदमे में होता है, क्योंकि वो यहाँ पर आकर कितनी अजीब अजीब चीजें देख चुका है, जैसे कि एक किडनैपर गाय और खून। खून तो देखो भाई लोग किसका हो रहा है, प्याज का। वाओ। ली जोंग के पूछने पर ओनर यहाँ पर बोलता है कि ये काम पक्का मेरे पड़ोसी का है। ली जोंग पड़ोसी के घर जाता है तो फिर उसको पड़ोसी पर डाउट हो जाता है और वो उसको पुलिस स्टेशन में ले आता है। ली जोंग किसी फसल खराब करने वाली दवाई का नाम लेकर कहता है कि क्या तुमने उसका इस्तेमाल किया था? तो फिर पड़ोसी कहता है कि अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर जो तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर उस दवाई की बोतल ले जाकर मेरे घर में ढूंढ लो, अगर हो तो मिल जाए। अब हम बोंग को देखते हैं एक स्टोर पर, और वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सियोजुन काम करता है। वैसे सियोजुन बोंग को बताता है कि मैं जब काम पर आ रहा था तो फिर मैंने रास्ते में एक और अबेंडेड बिल्ली को देखा, मेरे लाख बुलाने पर भी वो मेरे पास नहीं आई, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ये सुनते ही बोंग तो तुरंत मान जाती है। जब वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो सामने से ली जोंग आ रहा होता है और वो बोंग को देखते ही कहता है कि ए ठरकी कोई नया शिकार मिल गया क्या? बोंग तो यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जानती आपको, कौन है आप।
अब ये लोग उस अबेंडेड बिल्ली के पास में आ जाते हैं और बोंग उस बिल्ली को अपने पास बुला लेती है और उसको पकड़ लेते हैं ये लोग। और बोंग गलती से उस बिल्ली का पिछवाड़ा टच कर लेती है, जिस वजह से उसको दिखता है कि कोई आदमी रात के अंधेरे में किसी चीज को दफना रहा है। अब हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर ली जोंग उस पड़ोसी के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा होता है, मतलब कि फसल खराब करने वाली दवाई की सीसीए ढूंढ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम अपनी बोंग को भी देखते हैं, जो कि उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसने किसी आदमी को कुछ दफनाते हुए देखा था। और वो जब मिट्टी हटाकर देखती है तो फिर वहां पर कुछ कांच की शीशियां होती हैं। लेकिन तभी अचानक से बोंग और ली जोंग आपस में टकरा जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्ला चिल्ला के इधर से इधर भागते हैं और फिर से एक दूसरे से आकर टकरा जाते हैं। ली जोंग सीधे कहता है कि साली ठरकी तू यहाँ क्या कर रही है। और फिर ली जोंग देखता है कि जो हमारी बोंग को सीसीए मिली है वो तो वही है जो कि वो ढूंढ रहा है, मतलब कि वही फसल खराब करने वाली दवाई की बोतल। ली जोंग बोंग से कहता है कि तुम्हें इन बोतलों के बारे में कैसे पता। तो फिर बोंग कहती है कि मैं अगर तुम्हें बताऊंगी भी तो भी तुम विश्वास नहीं करोगे। तो फिर ली जोंग कहता है बड़े ही प्यार से कि तुम बताओ तो सही, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। तो फिर बोंग उसको बताती है कि मैंने तुम्हें अपनी सुपर पावर्स के बारे में बताया था ना, वो सच में है। तो फिर ली जोंग उस पर फिर से गुस्सा करता है कि ए थरकी, मुझे बेवकूफ़ मत बना। बोंग यहाँ से ये कहकर चली जाती है कि हाँ हाँ मत कर विश्वास। और बोंग सीधे जाती है डोकी के घर पर और वहाँ पर उसको पता लगता है कि जब बोंग ने डोकी के पिछवाड़े को छुआ था तो फिर डोकी ने कोई कपड़ा पहना हुआ था पिछवाड़े को मोटा दिखाने के लिए। तो इसलिए वो समझ जाती है कि मतलब डोकी के पिछवाड़े को टच करके उसकी मेमोरीज बोंग को इसीलिए नहीं दिखी थी। लेकिन तभी बोंग का दिमाग चलता है और वो सोचती है कि इसका मतलब कि मेरी पावर्स इंसानों पर काम करती है। तो फिर जो मैंने देखा था एलेक्स ने किसी लड़की को किडनैप किया हुआ है, वो सच है क्या। और जब बोंग ये सोचती ही है तभी दूसरी तरफ हम किसी लड़की को देखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रही होती है, लेकिन आखिर में वो पकड़ी जाती है। इसके बाद क्या था, हमारी बोंग लग जाती है उस लड़की को ढूंढने के लिए जो कि एलेक्स ने किडनैप की हुई है। अब कैसे ना कैसे कर कर इधर उधर से बोंग निकलवाती है एलेक्स का एड्रेस और पहुंच जाती है उसके घर पर। अब वो उसके घर के अंदर तो नहीं घुस सकती, लेकिन वो उसके घर के आसपास रहने वाली बिल्लियों का पिछवाड़ा टच करके देखने की कोशिश करती है, तो उसे कुछ खास दिखता नहीं है। लेकिन बेचारी एलेक्स के घर के बाहर पकड़ी जरूर जाती है, मतलब कि एलेक्स उसको पकड़ लेता है। और अब क्या है, ये दोनों जाते हैं साथ में कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारी बोंग अपना मौका नहीं छोड़ती, वो कैसे न कैसे करके एलेक्स के पिछवाड़े को टच कर ही लेती है और इस बार उसको कंफर्म हो जाता है कि एलेक्स ने पक्का एक लड़की को किडनैप किया हुआ है। वैसे यहाँ पर वो एक और आदमी को देखती है जो कि वेटर का काम कर रहा था। वैसे ये आदमी साफ साफ अपनी बातों से प्ले बॉय लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो बोंग को जानता नहीं है, इसीलिए वो उसको बता देता है कि मेरी 2-3 गर्लफ्रेंड है। लेकिन बाद में बोंग को पता लगता है कि ये वेटर वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारी गुंडी का बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ पर बोंग अपनी गुंडी को समझाने की कोशिश करती है कि ये लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है, पर बोंग की बात गुंडी कहाँ सुनने वाली है। गुंडी बोंग से प्रूफ मांगती है। अब क्या है, बोंग बिना प्रूफ के थोड़ी ना रहेगी, इसीलिए वो लग जाती है गुंडी के बीएफ के पीछे और यहाँ पर वो गुंडी के बीएफ का पिछवाड़ा छू लेती है कैसे ना कैसे करके। और उसको पता लग जाता है कि भाई साहब ये तो मैटर कर रहा है। लेकिन बोंग की बुरी किस्मत, क्योंकि यहाँ ली जोंग आ जाता है और उसके साथ में गुंडी भी होती है। गुंडी बोंग पर गुस्सा करती है कि तू मेरे बॉयफ्रेंड के आगे पीछे क्यों घूम रही है, कहीं तेरा ही तो उससे चक्कर नहीं है। तो फिर यहाँ पर बोंग उसको अपनी पावर्स के बारे में बताने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने देखा है, तुम जाकर अभी उस होटल के रूम में देखो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ होगा। वनडे यहाँ पर बोंग पर घंटा विश्वास नहीं करती, बिल्कुल ली जोंग की तरह, क्योंकि जिस लड़की को एलेक्स ने किडनैप किया है उसके बारे में बोंग ने ली जोंग को बताया था जाकर और कहा था कि मेरी हेल्प करो एक लड़की को बचाने के लिए। और वो अपनी पावर्स के बारे में भी बताती है, लेकिन ली जोंग उस पर विश्वास नहीं करता। आखिरकार कौन ही चूतिया ऐसी बातों पर विश्वास करेगा। इसीलिए बोंग लगी हुई है अकेले अकेले उस किडनैप हुई लड़की को ढूंढने के लिए। गुंडी के मन में बार बार चल रही होती हैं बोंग की बातें, इसीलिए जहाँ पर बोंग ने बोला था वहाँ पर गुंडी चली जाती है और जाकर देखती है कि यहाँ तो उसका बॉयफ्रेंड सच में उसे चीट कर रहा है। लेकिन गुंडी यहाँ पर उसे ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ने वाली है, वो इसको उतना सुनाती है और शायद पीट पाट भी देती है। हम देखते हैं तांत्रिक को जो कि यहाँ पर वापस आ चुका है अपनी बीवी बच्चे से मिलकर, पर बेचारा थोड़ा सा दुखी है क्योंकि वो अपने बच्चे से बात नहीं कर पाया क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती है। वैसे वो यहाँ पर आकर बोंग को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि सियो जुन तांत्रिक के घर जाता है क्योंकि उसको रहने के लिए जगह चाहिए। वैसे देखा जाए तो तांत्रिक का घर बोंग के घर से ज्यादा दूर नहीं है। तांत्रिक तो खुशी खुशी मान जाता है उसको घर में रेंट पर रखने के लिए, लेकिन वो खुश इस वजह से है क्योंकि उसको इंग्लिश सीखनी है और सियो जुन को इंग्लिश आती है, तो फिर वो उसको अपना गुरु बना लेता है इंग्लिश का। इधर बोंग को किसी भी तरह से किडनैप हुई लड़की के बारे में पता नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वो सीधे कैसे न कैसे करके एलेक्स के घर में ही घुस जाती है। और जब वो उसके घर में घुसती है तो फिर वो एक कमरे को देखती है जहाँ पर लाइफ स्विमिंग वाले लोगों का सामान रखा हुआ था। एक चेयर थी और रूम बिल्कुल मस्त धस्त था। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है एलेक्स, और जैसे ही वो उनको पता लगता है तो वो तुरंत जाकर एक जगह पर छिप जाती है। अब एलेक्स यहाँ पर समझ जाता है कि कोई तो है उसके घर में, इसीलिए वो उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर बोंग होती है। अब बोंग जल्दी जल्दी अपना दिमाग दौड़ाती है और उसको एक खिड़की दिखती है। वो बिना देरी करे खिड़की से बाहर भाग जाती है और एलेक्स को कोई नहीं मिलता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बोंग अपने साथ पूरी खिड़की तोड़ कर लाई है भाई। नहीं नहीं भाई, देखो तो सही, ये खिड़की सीमेंट से बनी हुई है चारों तरफ से, और सच बताऊं तो मैं हथौड़े से भी तोड़ू ना तो 4-5 दिन में जाकर भी ना तोड़ पाऊं इस खिड़की को, और ये अपने पिछवाड़े से इस खिड़की को तोड़ कर ले आई। वाह, अलग लेवल ना से। तो यहाँ पर जब बोंग अपने घर आ रही होती है तो उसको एमसी देख लेता है और सीधे उसके पास जाकर कहता है कि अबे ये क्या चूतियाप्पा है। तो बोंग मासूम सा फेस बनाते हुए कहती है कि अगर कुछ बताऊंगी तो तुम्हें वैसे भी विश्वास नहीं करना, मेरे चूतियाप्पा को तुम चूतियाप्पा ही समझ लो, कोई चक्कर नहीं है तुम्हें कुछ भी बताने का। तो फिर एमसी यहाँ पर पहली बार अच्छे दिल से, खैर वो अच्छे दिल से बिल्कुल नहीं करता, वो यहाँ पर बोंग की थोड़ी हेल्प कर देता है उस खिड़की को काटने में। लेकिन बोंग को ठरकी साली ऐसा सब कुछ बोलता रहता है। मुझे समझ नहीं आती कि इन दोनों की बचपन की दुश्मनी है क्या। बोंगा वो इंटरनेट पर उस लड़की को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसने जब एलेक्स का दूसरी बार पिछवाड़ा छुआ था तो उसको ये पता लग गया था कि पास में एक लाइफ स्विम वाली कुर्सी थी, हाँ, जिस पर बैठकर लाइफ स्विम करते हैं। तो फिर इसीलिए बोंग सभी लाइफ स्विमर को देख रही होती है, ढूंढ रही होती है, और यहाँ पर उसको वो लड़की अचानक से मिल भी जाती है। और बोंग तभी देखती है कि उस लड़की के जो सेटअप है, मतलब के रूम का डिजाइन और कुर्सी वगैरह बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसे उसने एलेक्स के घर के अंदर देखी थी। बोंग यहाँ पर समझ जाती है कि पक्का वो लड़की एलेक्स के घर नहीं है, तो इसका मतलब वो लड़की अपने ही घर होगी और एलेक्स ने उसको उसके ही घर में किडनैप किया हुआ है। अब बोंग बिना देरी करे उस लड़की का एड्रेस निकलवाती है और उस जगह के सामने पहुंच जाती है। लेकिन वो अंदर जाने से पहले एमसी को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है क्या, प्लीज एक बार विश्वास कर लो और मेरी हेल्प करने आ जाओ, एक लड़की की जान का सवाल है। तो फिर एमसी उसको कहता है कि अबे साली चलना, तेरे पे कौन विश्वास करेगा। तो फिर यहाँ पर दिल टूट जाता है हमारी बोंग का, उसकी फट रही होती है अंदर जाते हुए क्योंकि आखिरकार वो भी तो एक लड़की है। लेकिन वो हिम्मत करती है क्योंकि आखिर में उसको किसी की जान बचानी है। अब क्या था, वो सीधे जाकर उस लड़की के घर में घुस जाती है और यहाँ पर एलेक्स पहले से ही होता है जो कि बोंग को देखकर कहता है कि मुझे पता था तुम मुझ पर नजर रख रही हो। और अब क्या था, वो बोंग पर अटैक कर देता है और बोंग का गला दबाता है, बोंग मरने वाली होती है, कर रही होती है। लेकिन तभी होती है एंट्री एमसी की। भाई लोग, ऐसी जगहों पर तो हीरो को टपकना होता ही है जहां हीरोइन खतरे में हो। एमसी को हीरोइन से प्यार हो या दुश्मनी हो, पर भाई साहब हीरोइन मरेगी नहीं कभी क्योंकि हीरो हमेशा उसकी रक्षा जो करेगा। और इसके बाद ये लोग ढूंढ लेते हैं उस लड़की को जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है और उसको ये लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। ली जोंग बोंग से कहता है कि अगर हम थोड़ी भी देरी करते तो वो लड़की मर सकती थी, तुमने अच्छा किया। तो फिर बोंग कहती है कि क्या तुम्हें अब विश्वास हुआ मेरी सुपर पावर्स पर। तो फिर वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, पर तुम्हें पहले मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। देख रहे हो भाई लोग, हमारा मेन कैरेक्टर सच में एमसी बोलने के लायक है। अब हम थोड़ा फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। यहाँ पर ली जोंग का सियोल का टिकट कटने ही वाला होता है क्योंकि इन लोगों को एक बड़ा केस मिल चुका है सालों बाद। ये लोग उसी जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर इनका बड़ा केस है। लेकिन अचानक से ली जोंग को बोंग की बात याद आने लगती है और पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो साला कार से उतरता है और कहता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। वाह, हाँ मतलब भाई ने अपने सियोल का टिकट खुद कैंसिल करा लिया।
वो सोच रहा है कि उसने एक घायल लड़की को रेस्क्यू किया है तो शायद अब उसका सियोल का टिकट कट जाएगा, पर ऐसा घंटा नहीं होने वाला है। वैसे जो भी कहो, यहाँ पर अभी बोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसकी सुपर पावर्स पर किसी को तो विश्वास हुआ। अब वो यहाँ पर ली जोंग से कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है। वो उससे उसकी एज पूछ रही होती है कि क्या तुम मुझसे छोटे हो, क्या तुम मुझसे बड़े हो, अच्छा तुम मुझसे छोटे हो क्या। तो फिर ली जोंग उससे गुस्से में कहता है कि अबे साली, तेरी हरकतें कभी बंद नहीं होंगी। फिर से जेल जाना है क्या? अगर नहीं जाना तो मुंह बंद रख। ली जोंग बोंग को खाना खिला रहा होता है और कहता है कि कैसा है। तो फिर बोंग कहती है कि अभी मरते मरते बच कर आई हूँ, खाना तो अच्छा ही लगेगा ना। वो बोंग से उसकी पावर्स के बारे में पूछने लगता है। तो फिर बोंग कहती है कि मैं बस थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स ही देख पाती हूँ, मैं अपनी मर्जी से कोई सी भी क्लिप चला सकती हूँ, खैर मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है। तो फिर वो उसको गुस्सा करते हुए कहता है कि अरे तो गधी, तुझे टेस्ट करना चाहिए ना, सभी लोगों के बम छू छू कर उसको मसाज करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसी कैसी वीडियो क्लिप आ रही है, वो रंगीन होती है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, कैसे, मतलब भाई साहब वो पूरा वो डिटेल बता देता है। जैसे भाई के पास अगर पावर होती ना तो उसका बहुत अच्छे से यूज करता है। कहता है कि जब स्पाइडरमैन के पास पावर्स आई थी तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और तुमने घंटा कुछ नहीं किया। लगता है कि तू सच में साली ठरकी ही है, कोई दिमाग विमाग नहीं है तुम्हारे पास। बोंग जब अपने घर पर जाती है तो फिर उसका वेट कर रही होती है गुंडी, और गुंडी उससे कहती है कि पहले तो तू एक बात बता कि मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में तुझे पता कैसे लगा। तो फिर बोंग यहाँ पर अपनी पावर्स के बारे में उसको बताती है। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, ले मेरा पिछवाड़ा टच कर। और यहाँ पर पहली बार बोंग अपनी पावर्स का सही तरीके से यूज करती है। वो तो भाई साहब पूरी वीडियो क्लिप चलाती है अच्छे से, छू छू के पीछे 10 साल पीछे, वो तो कई महीने पीछे भाई पूरी डिटेल देख लेती है। अब गुंडी को भी यहाँ पर बोंग पर विश्वास हो जाता है कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। इधर हम हॉस्पिटल में इसी किडनैप हुई लड़की को देखते हैं जिसके पास आता है ली जोंग और आकर उसको केस के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर इस लड़की को तो लाइफ स्ट्रीम के बारे में पड़ी है और वो अपनी आंखों में दवाइयाँ डालकर बैठ जाती है रोने लोगों के सामने। क्या सच में लाइफ स्ट्रीमर ऐसे होते हैं? होते होंगे भाई, सब पैसे का चक्कर है। अब हम सीनियर को देखते हैं जिसको बहुत चोट आई है क्योंकि ये लोग गुंडों को पकड़ने गए थे, लेकिन वहां से हमारा लीजोंग तो आ गया था जिस वजह से इस बेचारे का ट्रांसफर कैंसिल हो जाता है। और ये गुस्सा कर रहा होता है लीबोंग पर, कहता है कि उस साली ठरकी की वजह से मेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया, मेरे हाथ से इतना बड़ा केस चला गया, मुझे उस ठरकी की बातों में नहीं आना चाहिए था। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि भाई साहब सारे छोटे बड़े केस लेकर पहुंच जाते हैं बोंग के पास और कहते हैं कि तुम्हारी पावर्स का यूज करके हम सारे केस सॉल्व करेंगे। बोंग बोलती भी है कि मैं अपनी पावर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बाल झड़ जाएंगे। तो फिर इसका सॉल्यूशन लेकर आ जाता है ली जोंग और कहता है कि ये लो, मैं सारे बाल काट दूंगा तुम्हारे। अब ये सुनकर तो बोंग डर जाती है और वो बोंग से दिन भर लोगों का पिछवाड़ा छुआता है, बहुत जगह उसको फंसाता है लेकिन बचा भी लेता है। लास्ट में बोंग कहती है कि मेरे बस की नहीं है, मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट हैं, ऐसे थोड़ी ना मैं काम कर पाऊंगी ज़्यादा। तो फिर वो उसको ले जाता है गर्म रेत के पास और कहता है कि तुम इसमें हाथ मारो, पहले टाइम पर अपने हाथों को मजबूत करने के लिए टेक्निक बहुत काम करती थी। अब वो जबरदस्ती गरम गरम रेत में बोंग के हाथ डलवा लेता है और बोंग के तो हाथ जल जाते हैं। बोंग अपने मन में कह रही होती है कि साला एमसी अपने फायदे के लिए मुझसे क्या क्या करवाएगा। बोंग जाती है गुंडी की शॉप पर बैंडेज लेने के लिए, लेकिन उसकी शॉप पर ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। तो फिर बोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब तो वो सियोजुन के शॉप पर जाएगी, क्योंकि गुंडी उसको मना करती है कि मेरे स्टोर को छोड़कर किसी और के स्टोर पर मत जाना साली, वरना तुझे जान से यहीं काट के रख दूंगी। लेकिन अब तो बोंग को सियोजुन के स्टोर पर जाना ही पड़ेगा बैंडेज लेने के लिए और यहाँ पर वो उसके स्टोर पर जाती है। तो वो दोनों थोड़ी बात करते हैं और सियोजुन उसको अपने साथ खाने पर लेकर चला जाता है। और यहाँ पर लास्ट में बातों ही बातों में वो उसको बोलता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो फिर बोंग तो बहुत खुश हो जाती है और वो बोंग को उसके घर पर छोड़ने आता है। लेकिन बोंग सोच रही थी कि मुझे लगता है कि शायद ये मुझे पसंद करता है, और शायद ये बात है भी, ली जोंग शायद बोंग को पसंद करता है। वैसे यहाँ पर बोंग सच में अपनी ठरकी वाली हरकतें नहीं छोड़ती और वो सोचती है कि मुझे पता करना चाहिए कि क्या ये मुझे सच में पसंद करता है या नहीं। इसीलिए वो सियोजुन के पिछवाड़े को छूने की कोशिश करने लगती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि ऊपर से उसको ली जोंग देख रहा होता है और उसको धमका देता है आंखों ही आंखों में। अगले दिन बोंग देखती है कि वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके हाथ जलकर डैमेज जो हो गए हैं। इधर ली जोंग को भी एक बड़ा केस मिलता है, मेयर के ऑफिस में एक चोरी हो गई है और यहाँ पर वो आता है बोंग से हेल्प मांगने के लिए। लेकिन जब उसको पता लगता है कि बोंग अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रही है
तो फिर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। पर अब वो क्या करे, उसको तो बोंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो तुरंत जाता है स्टोर पर और हैंड केयर का बहुत सारा सामान उठा कर ले आता है। और यहाँ पर उसको एक फ्री में लिप बाम भी मिलती है। वो गुंडी के स्टोर पर कुछ चीज लेने के लिए जाता है, तो वो लिप बाम का तो उसको कोई काम है नहीं, इसीलिए वो गुंडी को दे देता है। और ये देखकर तो गुंडी के दिल के घंटे बज जाते हैं रे। और अगले दिन वो ये गाना बजाने वाला यंत्र बजाने लगती है। डोकी बोलता है कि पक्का इसको फिर से सच्चा प्यार हो गया। इधर बोंग के तो मजे आ रहे होते हैं क्योंकि ली जोंग उसके हाथों का पूरा ख्याल रख रहा होता है। यहाँ पर ओके आ जाती है और उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर बोंग तुरंत कहती है कि एक निकम्मा डिटेक्टिव मेरी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ली जोंग को जब पता लगता है कि गुंडी को पावर्स के बारे में पता है, तो इसीलिए वो बोंग को कहता है कि चलो गुंडी पर ट्राई करो इस पावर्स का। बोंग उसका पिछवाड़ा छूती है तो उसको पता लग जाता है कि गुंडी को तो ली जोंग से प्यार हो गया है। और यही नहीं, बोंग को अब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कलर में दिखने लगा है, क्योंकि उसके हाथों की मसाज जो हुई थी। बोंग गुंडी से कहती है कि तुम्हें ली जोंग से प्यार हो गया है ना, तो फिर गुंडी साफ मना कर देती है, लेकिन बोंग प्रूफ देने लगती है। तो फिर इस पर गुंडी उसको आकर कहती है कि बोंग जो मैं कह रही हूँ वही सही है। अब बोंग डर जाती है, उसकी फट जाती है। तो फिर वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, जो तुम कह रही हो सही है। अब मेयर के ऑफिस में जो चोरी हुई है उस केस को ये लोग सोल्व करने लगते हैं। और क्योंकि कैमरों में कुछ भी कैद नहीं हुआ है, इस वजह से ली जोंग बोंग को एक गरीब आदमी के पास ले जाता है जो कि मेयर के ऑफिस के सामने ही सोता है। अब यहाँ पर बोंग उसको खाना खिलवाती है और उसके बाद उसके पिछवाड़े को बहाने से टच करती है कि आपके पिछवाड़े पर कुछ लगा हुआ है। बोंग उस आदमी की मेमोरीज में देखती है कि उसने चोर को देखा तो था, लेकिन तभी वो सो गया था, जिस वजह से बोंग को भी कुछ नहीं दिखाई देता। बोंग ली जोंग को बताती है कि अगर किसी की आंखें बंद हो जाएं तो मुझे सिर्फ काला पर्दा दिखाई देता है, और उस चोर का फेस इस आदमी ने नहीं देखा तो मुझे भी नहीं दिखाई दिया। पुलिस स्टेशन में ये सभी लोग चोर के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि क्योंकि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में वो चोर नहीं कैद हुआ है, इस वजह से पक्का कोई तो अंदर का ही आदमी है। अब अगले दिन बोंग को लेकर ली जोंग पहुंच जाता है उस जगह पर जहां पर सभी लोग होते हैं पार्टी के। और बोंग से वो कहता है कि सभी के पिछवाड़े को छुओ। अब बोंग तो हैरान हो जाती है कि अब मैं इन सबके पिछवाड़ों को कैसे छूऊं। इसीलिए वो लेते हैं यहाँ पर गुंडी की हेल्प। गुंडी अपने सभी चमचों को बुलाती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें गाली वाली देना आता है, तुम में क्या क्या टैलेंट है। तो फिर यहाँ पर जो मोटू होता है वो फिर से अपनी बहन की जगह आ चुका है और वो बताता है कि दीदी मुझे आजकल के बच्चों की गालियां देने बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। यहाँ पर गुंडी अपने चमचों की दो टीम बनाती है। एक टीम तो मेयर को सपोर्ट करेगी और एक टीम जो मेयर के खिलाफ मेयर की पोजीशन के लिए खड़ा हुआ है उसको सपोर्ट करेगी। और यहाँ पर पहुंच जाते हैं सभी लोगों के बीच में और एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और अब क्या है, यहाँ पर दोनों टीम में हो जाती हैं अच्छे से लड़ाइयाँ, और इस लड़ाइयों का फायदा उठाकर हमारी बोंग जा जाकर सबके पिछवाड़े को टच करती है। वो एक औरत को यहाँ से भागते हुए देखती है, उसका पीछा करती है और गुंडी से उसको रुकवाती है। गुंडी एक चप्पल फेंक कर मारती है और वो औरत चारों खाने चित होकर नीचे गिर जाती है और बोंग तुरंत उसका पिछवाड़ा छूती है। बोंग को यहाँ पर कुछ दिखता तो है, लेकिन वो ली जोंग को उसके बारे में नहीं बताती। हमें पता लगता है कि बोंग ने कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि बोंग ने नाना जी को देखा था। अब हम इस किडनैप हुई लड़की को देखते हैं। हाँ, इसको मैं लाइफ स्विमर कहूंगी। तो ये लाइफ स्विमर स्टोर पर जाती है। यहाँ पर पहले से ही तांत्रिक होता है और वो उसको अपनी वीडियो में लेता है और कहता है कि मैं भी यूट्यूब पर हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ये लाइफ स्विमर झूठी हंसी हंस देती है और स्टोर के अंदर जब वो सामान खरीदने जाती है तो फिर सियोजुन को देखकर वो तो इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि तुम तो बड़े हैंडसम हो। और यही नहीं, वो तो सियोजुन को जबरदस्ती नंबर चिपका कर चली जाती है अपना। वैसे इस लड़की ने गलत लड़के को नंबर दे दिया है, क्योंकि सियोजुन तो ठहरा ईमानदार आदमी। हाँ, काश ये नंबर मुझे देकर जाती, क्योंकि मैं अपने भाइयों का भला कर देती। ये लाइफ स्ट्रीमर अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए जा रही होती है। वो कहती है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को तुम्हारे बारे में पता लगा ना, तो मेरी पॉपुलैरिटी वैसे ही कम हो जाएगी। और वो अपनी सिगरेट विगरेट पी रही होती है, लेकिन उसका यहाँ पर अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट होता है हमारे मिस्टर फैन से। मिस्टर फैन उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो साफ सीधा उन पर चिल्लाने लगती है और यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। मिस्टर फैन कहते हैं कि रात हो चुकी है, तुम्हें पक्का मेरी हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। तो फिर मिस्टर फैन भी यहाँ से चले जाते हैं। आखिरकार ऐसी चूतिया लड़की की कौन ही हेल्प करेगा। मिस्टर फैन के जाने के बाद यहाँ पर रेन कोट में कोई आदमी आता है और फिर क्या था, हम अगले सीन में इस लाइफ स्ट्रीमर को देखते हैं चिल्लाते हुए, जो कि कह रही है कि छोड़ दो मुझे। ये अननोन पर्सन इस लाइफ स्ट्रीमर को मार रहा होता है।
ये अननाउन रेन सूट वाला पर्सन इस लाइव स्ट्रीमर का कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ बोंग अपने नाना जी के रूम में जाकर तलाशी लेने लगती है और यहाँ पर उसको वो पेपर्स मिल जाते हैं जो कि मेयर्स के घर से चोरी हुए थे। मतलब कि चोर कोई और नहीं, नाना जी है। ये क्या चल रहा है बे? बोंग से मिलने के लिए ली जोंग आता है और यहाँ पर वो आकर पूछता है कि तुम्हें सच में कुछ दिखाई नहीं दिया? मुझे तो उस औरत में पक्का कुछ तो गड़बड़ लगता है। तो फिर यहाँ पर बोंग कहती है कि मुझे सच में कुछ दिखाई नहीं दिया, सब कुछ धुंधला धुंधला था। और यहाँ पर वो ली जोंग से उसका फोन लेकर एक वीडियो डिलीट करती है। इसका मतलब ली जोंग बोंग से जबरदस्ती काम करवा रहा था। ली जोंग ने तो एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि सियो जुन का पिछवाड़ा छूने की कोशिश कर रही है बोंग। हे भगवान, हद है। अभी ली जोंग बोलता है कि घर की लड़की, तुम्हें जोर से दबाना चाहिए था पिछवाड़ा, ताकि तुम अच्छे से देख पाती। मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ नाजुक हो गए हैं, इस वजह से तुम देख नहीं पाई। तुम्हें थोड़ा तो जोर लगाना चाहिए था। भाई एक बात बताओ, इसकी ऐसी बातों से ठरकी ये लगता है या फिर बोंग? बोंग को ली जोंग की बातों से पता लगता है कि ली जोंग चोर का पीछा जल्दी से नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए रात होते ही बोंग पहुंच जाती है मेयर के ऑफिस में वही पेपर्स लेकर जो चोरी हुए हैं, और वो जाकर उनको उसके ऑफिस में ही रख देती है वापस। नाना जी यहाँ पर आ जाते हैं और आकर बोंग से पूछते हैं कि पेपर्स कहाँ रखे हैं। तो फिर वो बताती है कि मैंने तो वापस रख दिया ऑफिस में। तो फिर नाना जी उनको लेने जाने लगते हैं। तो फिर बोंग उनको रोकती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, इसका एक गवाह है, अगर पुलिस ने थोड़ा जोर डाला तो पक्का आप पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नाना जी उसकी नहीं सुन रहे होते और कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ओह अच्छा, कुछ भी नहीं पता, इसका मतलब नाना जी भी कोई राज छिपाए बैठे हैं। हे भगवान, ये सब के सब कितने राज छिपाए बैठे हैं। अरे कोई ना, हम इन सब की धोती खोलेंगे। वैसे यहाँ पर नाना जी उन पेपर्स को वापस नहीं ले पाते क्योंकि बोंग हमारी दमदार है, वो इमोशनल ब्लैकमेल कर देती है नाना जी को। हाँ, वो बात अलग है कि नाना जी ब्लैकमेल होते नहीं। सुबह सुबह तांत्रिक पहाड़ पर अपने जादू टोना कर रहा होता है, तभी यहाँ पर उसको अजीब सी आवाज आने लगती है। तो फिर तांत्रिक की फट जाती है और वो जब उस आवाज के पीछे जाता है तो फिर यहाँ पर उसको एक कुत्ता मिलता है जिसको जिंदा ही किसी ने जमीन में दफना दिया था। और वो उस कुत्ते को लेकर बोंग के पास आ जाता है और यहाँ पर बोंग और सियोजुन इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर कौन सी का था जिसने ऐसा किया कुत्ते के साथ। सियोजुन कहता है कि ऐसे हैवानों को भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो फिर सियोजुन के मुंह से ये सुनकर हमारी बोंग भी कहती है कि ठीक कहा, हम उस हैवान को पकड़ कर जरूर रहेंगे जिसने इस कुत्ते के साथ ऐसा किया। बोंग जाकर उस कुत्ते के बम को छूती है और यहाँ पर वो उसके मालिक को देखती है। उसका मालिक उस कुत्ते को पसंद नहीं करता था और उससे परेशान होकर उसने उसको बांधा और जिंदा ही जमीन में दफना दिया। इधर बेचारे ली जोंग के तो लोड़े ही लगते रहते हैं क्योंकि अब इसका सियोल जाने का टिकट फिर से कैंसिल, क्योंकि मेयर के यहाँ पर जो चोरी हुई थी वो फाइल तो मिल गई, अब इसका क्या काम है। बेचारे का दिल टूट जाता है, ना ना बेचारे के लोड़े लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे ली जोंग के पास आता है एक बड़ा केस। गुंडी के पापा की एक बोट है जिसपे एक नया फिश डिटेक्टर था जो कि चोरी हो चुका है। अब यहाँ पर गुंडी की जो मोम होती है वो गुंडी के पापा पर चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे तो लगा ही था, तुमने जो बोट पर एक अली नाम का लड़का रखा हुआ है ना, मुझे उस पर शक है, उसी ने चुराया होगा पक्का। दिन रात तो वो बोट पर ही रहता है और उसने चोर को भी नहीं देखा। अब यहाँ पर गुंडी के पापा में और गुंडी की मम्मी में तगड़ी सी लड़ाई होने लगती है और सीनियर ली जोंग दोनों ही देखकर हैरान बैठे हुए होते हैं। वैसे ली जोंग को भी उस अली नाम के लड़के पर शक हो ही जाता है। अब क्या था, ली जोंग बिना देरी करे पहुंच जाता है बोंग के पास और उससे कहता है कि चलो काम है। तो फिर बोंग भी कहती है कि इस बार तुम्हें भी बदले में मेरा एक काम करना होगा, और वो उसी कुत्ते को दिखाती है और कहती है कि इस कुत्ते को किसी ने जिंदा ही जमीन में दफना दिया था, हमें इसके मालिक को पकड़ना है। ली जोंग को कुत्ती बिल्लियों से एलर्जी है और वो बोंग से कहता है कि हम इस छोटे केस को बाद में सुलझाते हैं ना, पहले चलो, तुम्हें बस 2 बम को छूना है। तो फिर बोंग भी कह देती है कि पहले हम इस कुत्ते के मालिक को पकड़ेंगे तभी मैं किसी के बम छूंगी, वरना नहीं छूने वाली। अब यहाँ पर बेचारा ली जोंग तो हैरान रह जाता है। अब वो बोंग को मना भी नहीं कर सकता क्योंकि भाई को बोंग की जरूरत जो है, इसीलिए वो बोंग का साथ देने के लिए मान जाता है। ये लोग तांत्रिक के पास पूछताछ करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों को सियोजुन भी ज्वाइन कर लेता है। सियोजुन के सामने ली जोंग तो बोंग को ठरकी कहकर उसका पर्दाफाश करने वाला ही होता है, लेकिन तभी बोंग कहती है कि अरे नहीं नहीं, ये मुझे ठरकी नहीं कर रहा है, असल में मैं तो ठरकियों को पकड़ने में एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए ऐसा कर रहा है। ली जोंग यहाँ पर सियोजुन को बताने वाला होता है कि ये तो तुम्हारे भी पिछवाड़े को छूना चाहती थी, लेकिन तभी यहाँ पर बोंग सबको चुप करा देती है और कहती है कि चलो पहले उस कुत्ते का मैटर सोल्व करते हैं ना। ये लोग काफी ट्राई करते हैं लेकिन इन लोगों को उस आदमी के बारे में
क्या पता नहीं लगता। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, ये बोंग और लीजोंग जब बात कर रहे होते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि ये बोंग जितना भी अपने हाथों का ध्यान रखेगी उसकी पावर्स उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। और यही नहीं, वो बताती है कि कुत्तों को कलरफुल चीज़ें दिखाई देती हैं। तो फिर लीजोंग कहता है कि सभी एक्सपर्ट तो बोलते हैं कि कुत्तों को कलरफुल चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो फिर ये बोंग कहती है कि तुमने जाकर पूछा था क्या कुत्ते से कि उसको कलरफुल दिखता है या नहीं दिखता? जब मुझसे बकवास मार रहा है साले, मैं देखती हूँ ना उनकी यादें, वो कलरफुल देखते हैं। इन दोनों की ये बकचोदी खत्म होती है और इसके बाद हम देखते हैं कि ली जोंग लेकर आया है ये बोंग को उसके हाथों की केयर के लिए, ताकि उसके हाथ और ज्यादा अच्छे से काम करे। फोंग तो यहाँ पर ली जोंग के बहुत ज्यादा पैसे उड़वा देती है और अब तो उसको पिछवाड़ा छूने पर HD में वीडियो दिख रही है भाई लोग। बोंग अपने हाथों पर ली जोंग की बैंक खाली करवाने के बाद उस कुत्ते के पिछवाड़े को छूती है और यहाँ पर जब वो उसको छूती है तो फिर वो हर घंटे की वीडियो सेलेक्ट कर सकती है। और यही नहीं, अब तो उसको थंबनेल भी दिखने लगे हैं। वाह क्या पावर है। ये बोंग यहाँ पर ली जोंग से कहती है कि मैं उस आदमी के घर का एड्रेस पता लगा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे डायमंड की रिंग दिलानी चाहिए, शायद इससे मुझे सब पता लग जाए। मतलब देख रहे हो भाई लोग, ये तो जिंदा लूट रही है। अब ये लोग कैसे ना कैसे करके उस कुत्ते के मालिक को पकड़ ही लेते हैं और इसके बाद ली जोंग लेकर जाता है बोंग को अली के पास, मतलब कि जो कि बोट पर रहता है, गुंडी के पापा की बोट पर जो रहता है अली, उसके पास। और वो उसके पिछवाड़े को छूती है लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन तो वो पूरे दिन कॉफ़ी में, मतलब कैफे में बैठा हुआ था। मैं यहाँ पर कैफे की जगह कॉफी में बैठा हुआ बोलने वाली थी, मतलब देख रहे हो, मतलब सोच कर देखो कोई आदमी कॉफी में बैठा है, वाह। लीजोंग बोलता है कि उसने तो कहा था कि वो कैफे में अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। तो फिर यहाँ पर बोंग को याद आता है कि हाँ, वो आजकल अपने किसी दोस्त से बहुत मिल रहा है और वो अपनी भाषा में ही कुछ बात करते हैं जो कि मुझे समझ नहीं आया। बोंग अब यहाँ से खुशी खुशी जाने लगती है कि हमारा साथ यहीं तक था, मैं अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर ली जोंग उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी अंगूठी वापस करके जाओ, मुझे ये वापस स्टोर पर देनी है। तो फिर यहाँ पर बोंग कहती है कि नहीं, मैं वो नहीं दूंगी, नहीं 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 नहीं। और यहाँ पर ये दोनों ऐसे लड़ रहे होते हैं लेकिन सामने से देख रही होती है इनको गुंडी और वो ऐसे घुर्रा रही होती है। और गुंडी यहाँ पर बेचारी बोंग की फाड़ भी देती है, क्योंकि भाई साहब वो उसको इतना ज़्यादा धमकाती तो नहीं है लेकिन बिना धमकाए ऐसी हरकतें कर देती है कि बोंग तो एकदम डर ही जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मेरा और उसका ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा फेस डिटेक्टर ढूंढने में उसकी हेल्प कर रही हूँ। ली जोंग अब बोंग को अरेबिक सीखने के लिए फोर्स करने लगता है और कहता है कि पता भी है तुम्हारे उस कुत्ते के मालिक को ढूंढने के लिए मैंने कितनी दिन रात मेहनत की थी। और वो कहता है कि अब तो तुम्हें अरेबिक सीखनी ही होगी, क्योंकि तुम्हें पता लगाना है कि उसने, मतलब अली ने अपने दोस्त से क्या बात करी थी। अब बोंग बेचारी दिन रात अरेबिक सीखने लगती है जबकि उसको घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और पीछे से ली जोंग भी उसको परेशान कर रहा होता है कि अरेबिक सीख, अरेबिक सीख। बोंग को पता लगता है कि सियो जुन को अरेबिक आती है, थोड़ी बहुत अरेबिक आती है, इसीलिए वो उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे भी सिखा दो। बोंग अब बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और कैसे ना कैसे करके वो अली और उसके दोस्त के बीच हुई बातों को ट्रांसलेट कर ही लेती है। और वो तुरंत जाती है ली जोंग के पास और कहती है कि अरे डिटेक्टिव, मैंने ट्रांसलेट कर लिया। और वो जाकर बताती है कि अली की माँ बीमार है, सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, उसने यही बोला था अपने दोस्त से। वैसे हमें यहाँ पर पता लगता है कि आसपास के आइलैंड पर फिश डिटेक्टर बहुत ही ज़्यादा चोरी हुए हैं, तो फिर ये एक गैंग का काम है जो कि फिश डिटेक्टर चुराती है। और अब ली जोंग सभी गैंग वालों को पकड़ने के लिए निकल जाता है ये बुंग की मदद से। और जब वो लोग गैंग वालों को पकड़ने पहुंचते हैं तो फिर यहाँ पर ली जोंग कहता है कि एक दो को तो मैं आराम से संभाल लूंगा, लेकिन वो देखता है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। तो फिर वो बोंग से कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा और तुम यहाँ से तुरंत भाग जाना। तो फिर वो जैसे ही 1 गिनता है तो बोंग तुरंत यहाँ से भाग जाती है और वो कहता है कि अब मैं साली 3 तो गिनने देती। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिस वजह से दोनों को पकड़ लिया जाता है। ये गुंडे लोग ये बुन और ली जोंग को जाकर पानी में फेंक देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर अली एंट्री मारता है और इन दोनों को बचा लेता है। अब जिंदा बचने के बाद आ रहा होता है ली जोंग को गुस्सा। अब हमारा MC उठाता है एक हथौड़ा, खैर पता नहीं है जो भी है, उसे जो भी मिलता है वो उठा लेता है और पहुंच जाता है गुंडों की गैंग के पास और सबको एक एक पकड़ के धो डालता है इसकी बहन के मजे ही मजे। और इसके बाद गुंडी की फैमिली को अली सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने उन गुंडों के साथ मिलकर तुम्हारा फिश डिटेक्टर चोरी करवाया था। और यहाँ पर सब कुछ अब ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है, हम अब देखते हैं
समुद्र के किनारे एक लाश पड़ी हुई लड़की की। अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक नया केस आया होता है, जो कि बहुत ही गंभीर केस है, क्योंकि भाई लोग औरतों के अंडरवियर चोरी हो रहे हैं। और एक औरत तो यहाँ आकर कहती है कि मैं हर दिन अलग अलग कलर के अंडरवियर पहनती हूँ और आज बुधवार है, मुझे पीले कलर का अंडरवियर पहनना था, लेकिन पीले कलर का अंडरवियर चोरी हो चुका है, इसलिए मैंने आज कुछ भी नहीं पहना। और ये सुनकर तो सीनियर बेचारा कहता है कि बस बस बहुत हो गया। अब हम लीजोंग को देखते हैं। यहाँ पर सियोल से उसका एक दोस्त कॉल करके बताता है कि एक लड़की की लाश मिली है। हाँ, वो जो समुद्र के किनारे लाश मिली थी, ये इसी लड़की की थी। सियोल में एक ड्रग डीलर के पीछे पड़ा हुआ था हमारा लीजोंग, और उसी ड्रग डीलर के नीचे काम करने वाली ये लड़की थी। शायद इसने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, इस वजह से उस ड्रग डीलर ने इस लड़की को मार दिया। लीजोंग का दोस्त लीजोंग से बोलता है कि यार तू जल्दी से वापस आ जा, वो साला ड्रग डीलर अब तो और ही ज्यादा कांड करने लगा है जब से तू यहाँ से गया है, और हमें तो उस ड्रग डीलर के खिलाफ कोई सबूत मिलते ही नहीं है। इधर बॉन्ग फिर से मिस्टर फैंग के गायों को चेक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री लेता है लीजोंग और हमारा एमसी बॉन्ग से कहता है कि चलो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ पर बॉन्ग की आंखें लग जाती हैं, और बॉन्ग जब उठती है तो फिर वो देखती है कि ये तो साला सियोल में ले आया है इसको। बॉन्ग चबड़ चबड़ करके लीजोंग को सुना रही होती है कि मुझे तुम ऐसे कैसे यहाँ लेकर आ सकते हो, मेरा मरीज वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है, ये वो। लेकिन अचानक से बॉन्ग की चबड़ चबड़ बंद हो जाती है। लीजोंग पीछे देखता है तो फिर बॉन्ग तो एक स्टोर के बाहर कपड़े देख रही है और कहती है कि यार ये कितना ज्यादा औसम है। वो कहती है कि मैं अपना पर्स लाना भूल गई हूँ, तो क्या तुम थोड़ी उधारी दे सकते हो। एमसी बॉन्ग को एक कार्ड दिखाता है और कहता है कि उससे एक गुंडे टाइप का आदमी बाहर निकलेगा, तुम्हें उसके पिछवाड़े को छूकर पता लगाना है कि उसके भेजे में क्या चल रहा है। तो फिर बॉन्ग यहाँ पर मना करने वाली होती है, तो फिर वो कहता है कि मैं अपना टी टाइप दिखाऊं क्या, मतलब दिमाग से पैदल। तो यहाँ पर डर जाती है और कहती है कि ठीक है। अब हमारा ली जोंग सीधे उस ड्रग डीलर के पास जाता है और अपनी खाई हुई चिंगम चोरी चोरी उसके पिछवाड़े पर लगा देता है। तो फिर पीछे से बॉन्ग कहती है कि सर आपके पिछवाड़े पर चिंगम लगी हुई है, क्या मैं इसे छुटा दूं। और इस तरह वो उसके पिछवाड़े को टच करती है और लीजोंग को बताती है कि हाल ही में इसने बहुत सारी फिश बोट्स खरीदी हैं, और अब यहाँ पर लीजोंग बॉन्ग को उधारी दे देता है। बॉन्ग जब जा रही होती है तो ड्रग डीलर के चमचे बॉन्ग के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ली जोंग रोक लेता है। हमें पता लगता है कि साला ली जोंग का तो यहाँ पर बहुत ही दबदबा है, लेकिन बेचारे की उस छोटे से शहर में घंटा नहीं चलती है। ली जोंग उस ड्रग डीलर से मिलने जाता है और उसको धमकी दे देता है, और इनकी बातों से हमें यह भी पता लगता है कि साला इसी ड्रग डीलर की वजह से ली जोंग को उस छोटे से शहर में ट्रांसफर होना पड़ा था। ली जोंग के जाने के बाद ये ड्रग डीलर अपने चमचे को बुलाकर कहता है कि ये ली जोंग, मुझे लगता है कि इस साले को मरना पड़ेगा। शाम को बॉन्ग अपने घर वापस जाती है और उसने नए कपड़े पहन रखे होते हैं, तो फिर ये देखने के बाद तो हुंडी एकदम पगला जाती है और कहती है कि मेरा मन करता है कि तुम्हारे ये कपड़े फाड़ दूं, क्योंकि अब मैं तुम्हें तो नहीं फाड़ सकती हूँ ना। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि शहर में बहुत ही बड़ा केस आया है। हाँ, वही कच्छा चोरी वाला केस। बहुत सारी औरतों की चड्डियां चोरी हो रही है, इस वजह से औरतें बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे जा रही है। इसीलिए रात को ये लोग उस चड्डी चोर को पकड़ने के लिए कैंप करते हैं, लेकिन अफसोस वो चड्डी चोर क्या ही हवा की तरह तेज भागता है, और यहाँ पर उसका पीछा हमारा लीजोंग करता तो है, लेकिन वो चड्डी चोर तो लीजोंग की ही खोपड़ी फोड़कर निकल लेता है। वैसे जो भी कहो, चड्डी चोर एकदम हवा की तरह बहुत ही तेज भागता है। पूरी सीरीज में ये चड्डी चोरी वाला केस बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है, इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि पुलिस वालों को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। भाई साहब, चड्डी चोरी हो रही है, क्या 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 हुआ, कुछ भी। ये लोग फिर से उस चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं पूरी प्लानिंग के साथ, लेकिन इस बार भी घंटा कुछ नहीं घटता। और तो और इस बार ली जोंग बहुत ही अच्छे तरीके से अपना खोपड़ा फुड़वा लेता है। भाई साहब, जो भी कहो, ये एमसी कहलाने लायक है ही। अगले दिन सीनियर ली जोंग को डांट रहा होता है कि मैंने कहा था ना उस चोर को हल्के में मत लो, ऐसा ही होगा। और वो कहता है कि मैं अभी घर जा रहा हूँ, चड्डी बदल के वापस आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर लीजोंग कहता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, हम आज रात फिर से प्लानिंग करके उस चोर को पकड़ेंगे, ऐसा वैसा वो पूरी प्लानिंग बता देता है। तो फिर सीनियर कहते हैं कि यहाँ सीनियर मैं हूँ, लेकिन तुम मुझे ऑर्डर पे ऑर्डर दिया जा रहे हो, ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर लीजोंग भी पूरे जोश में कहता है कि आप क्या चाहते हैं कि इस शहर के लोग बिना चड्डी के घूमे, हमें लोगों के लिए उस चड्डी चोर को पकड़ना ही होगा। ली जोंग और सीनियर खाना खा रहे होते हैं, तभी एक आदमी अपना सामान उठाने के लिए नीचे झुकता है, तो वो देखते हैं कि भाई साहब ने लड़कियों की चड्डी पहनी है। और अब क्या था, वो लोग इस आदमी का पीछा करते हैं, लेकिन वो आदमी तेज नहीं भाग रहा होता है, इसीलिए वो समझ जाते हैं कि ये तो चोर नहीं हो सकता। फिर वो उससे पूछते हैं कि ये चड्डी तुम्हें कहाँ से मिली। तो फिर हम देखते हैं कि ये लोग बैठे हैं अब तांत्रिक के सामने। असल में इस तांत्रिक ने ही उसको ये चड्डी दी थी।
तांत्रिक से ये लोग पूछते हैं कि अच्छा ये चड्डी तो पुरानी है, तुमने उसे कैसे दी? पुरानी चड्डी तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो फिर तांत्रिक यहाँ पर अफसोस करते हुए बताता है कि असल में इस चड्डी को मैं ही पहनता था, लेकिन खर्चा चलाने के लिए मुझे ये चड्डी उसको बेचनी पड़ी। तो फिर यहाँ पर सीनियर उसको दिलासा देते हुए कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी पुलिस में खर्चा चलाने के लिए हूँ। इसके बाद पूरे शहर गांव जो भी है ये इसमें अनाउंसमेंट हो जाती है कि एक अश्लील चड्डी चोर आया है जो कि महिलाओं के कपड़े चुरा रहा है, इसीलिए अपने कपड़ों को जरा संभाल के रखे। और वो चोर बहुत तेज भागता है। हमारे डिटेक्टिव ने बहुत ही कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन दो दो बार अपना सर फुड़वा लिया। ये सुनने के बाद बोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि बेचारा फुद्दू ली जोंग, कितनी बेइज्जती हो रही है उसकी पूरे शहर में। वैसे हंसी की बात यह है कि मौसी जी की भी एक चड्डी चोरी हो चुकी है। बोंग और अपनी गुंडी दोनों मिलकर चली जाती है तुरंत शॉप पर और ऐसी चड्डी बनियान खरीदती है जिन्हें खोने पर उन्हें दुख ना हो, मतलब अलग ही स्टाइल के। मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। ली जोंग को इतनी मेहनत करते हुए देखकर गुंडी को उस पर दया आ जाती है और वो फिर अपनी सभी चमचियों को बुलाती है जो कि तेज दौड़ती है। वो कहती है कि हमें कुछ भी करके उस चोर को पकड़ना होगा। गुंडी देखती है कि मोटू तो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन अब वो मोटू के बिना ही रेस शुरू कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर मोटू एंट्री मार देता है। और फिर क्या था, मोटू कहता है कि दीदी कोई बात नहीं, रेस शुरू हो गई है तो क्या हुआ, मैं अभी से ट्राई करता हूँ। और मोटू हवा की तरह जाता है और हवा की तरह वापस आ जाता है। वो बताता है कि असल में मैं स्पोर्ट टीचर हूँ जो भी है ना, तो वो बच्चों के पीछे भागता है इसलिए मैं इतनी तेज भागता हूँ। तो फिर यहाँ पर गुंडी उसकी तारीफ करती है कि वाह वाह वाह, बच्चों का भविष्य एकदम शानदार हाथों में है। ली जोंग बोंग को अपना पिछवाड़ा छूने के लिए बोलता है और कहता है कि मैंने उस चड्डी चोर का पीछा किया था, इसीलिए शायद मैंने कुछ छोड़ दिया हो। तुम मेरा पिछवाड़ा छुओ और पता लगाओ उस चड्डी चोर के बारे में। और उसको वार्निंग भी देता है कि कुछ और मत देखना, सिर्फ चोर के बारे में देखना। लेकिन यहाँ पर बोंग तो कुछ और ही देखती है। वो देखती है कि एक अनाथ आश्रम में एक नाबालिग बच्चा रहता था जो कि गुंडागर्दी करता था। अब क्योंकि वो नाबालिग था इसीलिए उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता था, तो हमारा जो ली जोंग है उसको हमेशा बर्थडे का केक देता था। मतलब कि वो कहता था कि मैं जब भी तुम बालिग हो जाओगे जेल में डालूंगा। वैसे ही धीरे धीरे उन दोनों में थोड़ी सी बहन भाई नहीं, भाई भाई वाला रिश्ता हो जाता है धीरे धीरे। वैसे इस लड़के की शक्ल पर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये तो वही है जो कि ड्रग डीलर का चमचा है, जिससे ड्रग डीलर ने कहा था कि ली जोंग को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ली जोंग बोंग से कहता है कि क्या हुआ, अभी तक कुछ देखा नहीं। तो फिर बोंग अब अपने काम पर ध्यान देती है और किसी तरह से जूम जाम करके उस चोर का चेहरा देख लेती है। और वो कहती है कि अरे इस आदमी को तो मैं जानती हूँ, ये चड्डी चोर साला ये है। अब इसलिए ली जोंग को बिना देरी करे बोंग ले जाती है उस चड्डी चोर के घर पर। ली जोंग उस चड्डी चोर के घर में घुस जाता है, लेकिन उससे पकड़ने से पहले ही चड्डी चोर अपनी तूफानी स्पीड में भागने लगता है। पर तभी एंट्री मारता है हमारा मोटू और ली जोंग को पीछे छोड़ते हुए उस चड्डी चोर का पीछा करने लगता है। तो फिर ली जोंग कहता है कि अब तुम कौन हो? तो फिर हमारा मोटू कहता है कि मैं एक स्पोर्ट टीचर हूँ, लेकिन इस चोर को पकड़ना मेरा भी काम है। चड्डी चोर को तो मोटू पकड़ लेता है, लेकिन ली जोंग भागते भागते एक अलग जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसको मारने के लिए कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई आया होता है, क्योंकि उसके बॉस ने मतलब के ड्रग डीलर ने उससे ली जोंग को मारने के लिए कहा है। ली जोंग का भाई उसको चाकू मारकर भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर बोंग उसको देखकर पहचान लेती है कि ये तो ली जोंग का वही भाई है। और यहाँ पर बोंग तुरंत ली जोंग को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वैसे वो यहाँ पर किसी को भी बताती नहीं है कि किसने ली जोंग पर हमला किया था। और ली जोंग भी जब होश में आता है तो फिर बोंग को मना कर देता है कि किसी को भी कुछ भी मत बताना। ली जोंग को देखने के लिए सियोजुन आता है और कहता है कि अच्छा है कि ये चाकू थोड़ा ऊपर नहीं लगा, वरना तुम मर भी सकते थे। तो फिर ली जोंग कहता है कि तुम्हें तो बहुत ही जानकारी है इसके बारे में। तो फिर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ और पढ़ता भी रहता हूँ। दूसरी तरफ चड्डी चोर को पकड़ने की वजह से सभी औरतों की चड्डियां मिल जाती हैं और हम देखते हैं कि मौसी जी की चड्डी देने के लिए कोई और नहीं बल्कि सीनियर आता है। और उसको देखकर तो मौसी जी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन जब वो देखती है कि सीनियर उसकी चड्डी देने आया है तो फिर वो थोड़ी शर्मा जाती है। और यहाँ पर सीनियर ये कहकर चला जाता है कि देखो, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जब तुम 21 की थी तो तुम्हारी चॉइस अच्छी थी। अबे यार साला क्या है ये। हॉस्पिटल में बोंग ली जोंग के भाई को देखती है और उसको लगता है कि शायद ये ली जोंग को मारने के लिए आया है और वो उसका पीछा करने लगती है। लेकिन आखिर में जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो फिर ली जोंग का भाई तो बोंग से पूछता है कि क्या वो जिंदा है।
ये देखकर बोंग कहती है कि क्या तुम उसे मारना नहीं चाहते थे। और बोंग हाथापाई करके कैसे भी करके उसके पिछवाड़े को टच कर लेती है और उसको पता लगता है कि लीजोंग के भाई को ड्रग डीलर ने ऐसा करने के लिए फोर्स किया था और उसने कहा था कि अगर ये काम तुम नहीं करोगे तो फिर किसी और से करवा लिया जाएगा। अब यहाँ पर लीजोंग का भाई ये करने के लिए इसलिए मान जाता है क्योंकि उसको पता था कि कहाँ पर चाकू मारने से लीजोंग नहीं मरेगा। तो देखा जाए तो लीजोंग के भाई ने लीजोंग को बचाने के लिए ही ये काम किया। बोंग लीजोंग के भाई से कहती है कि तुमने उसे बचाने के लिए ही ये सब किया ना। तो फिर लीजोंग का भाई कहता है कि आखिर तुम हो कौन। और यहाँ पर इन दोनों में इससे ज्यादा बात हो पाती तभी यहाँ पर सीनियर आ जाते हैं, जिसको देखकर लीजोंग का भाई भाग जाता है। अब बोंग जाती है लीजोंग के पास और उसको बताती है कि तुम्हारे भाई ने ऐसा क्यों किया। तो फिर लीजोंग कहता है कि उसकी तो बात भी मत करो मेरे सामने। लेकिन बोंग उसको सारी सच्चाई बताती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने के ही लिए ये सब कर रहा था। यहाँ पर तभी लीजोंग का भाई आता है जो कि खून से लथपथ होता है और आकर वो सबसे पहले लीजोंग को सॉरी बोलता है। बोंग तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके उसके पिछवाड़े को टच करती है और वो देखती है कि किसी रेन सूट पहने हुए पर्सन ने उस पर हमला किया था। और इसी के साथ लीजोंग का भाई यहाँ पर मर जाता है। लीजोंग अब बिना देरी करे उस ड्रग स्मगलर के पास जाने लगता है। तो फिर बोंग भी उसके साथ जाती है और यहाँ पर लीजोंग तो जाते ही उस गुंडे को बहुत ही ज़्यादा मारने लगता है। लेकिन बीच में बोंग आ जाती है और कहती है कि अब तुम उसे मार ही डालोगे क्या, मैं देखकर बताती हूँ कि उसने तुम्हारे भाई को मारा है या फिर नहीं। और बोंग अब उस ड्रग स्मगलर का पिछवाड़ा छूती है और फिर बताती है कि नहीं, इसने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। बोंग लीजोंग से कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं कह रही हूँ ना कि इस आदमी ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन ये लोग लीजोंग को ही गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि लीजोंग ने अभी अभी किसी को मारने की कोशिश जो की है। सीनियर लीजोंग से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर वो लीजोंग को डांटने लगता है कि ऐसे ही किसी को भी मार डालोगे क्या तुम, ये देखो तुम्हारे भाई की फोटो। और यहाँ पर तुम देख ही सकते हो कि जिसने भी इसको मारा है उसने बस अंधा चाकू चलाए हैं। इसका मतलब साफ ये है कि मारने वाले को ये नहीं पता है कि कहाँ चाकू मारना चाहिए कहाँ नहीं। इसके बाद लीजोंग को गिरफ्तार करने वाला लीजोंग का ही दोस्त होता है जो कि लीजोंग के पास आता है और बताता है कि ड्रग स्मगलर के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, वो एकदम सही थी। वो पोर्ट के जरिए ड्रग स्मगलिंग कर रहा था। तुम्हें ये खबर कैसे पता लगी, क्या कोई नया जासूस है। तो फिर लीजोंग बोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, एक ऐसा जासूस है जिसकी खबर हमेशा पक्की होती है। सीनियर बोंग को घर तक छोड़ देता है क्योंकि लीजोंग तो अब कुछ दिनों तक जेल में ही रहने वाला है। लेकिन जाने से पहले सीनियर बोंग से कहते हैं कि तुम्हारा और लीजोंग का क्या चल रहा है, सब जगह ये खबर चल रही है कि तुम दोनों का अफेयर है। इस बात से हमारी बोंग तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सीनियर और ज़्यादा कहते हैं कि अच्छा चिढ़ रही हो, इसका मतलब पक्का कुछ तो है। सीनियर के जाने के बाद बोंग अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि उस फुद्दू के साथ मेरा चक्कर हो ही नहीं सकता। कुछ दिनों बाद लीजोंग जेल से छुटकर आता है और सीधे जाता है वो बोंग के पास और उससे कहता है कि मेरी मदद करो क्योंकि कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है मेरे भाई को किसने मारा इसके बारे में। तो फिर अब तुम मेरे साथ चलो, प्लीज़ मेरी मदद करो। बोंग भी मान जाती है और ये लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर लीजोंग के भाई पर चाकू चलाया था। अब ये लोग आसपास देखते हैं कि यहाँ तो कोई कुत्ता बिल्ली जानवर है ही नहीं, पर कहीं ना कहीं से लीजोंग जाकर निकाल कर ले आता है एक सांप को और कहता है कि बोंग से इसको छुओ। अब बोंग को क्या पता इसका पिछवाड़ा कहाँ है और ऊपर से बोंग की तो वैसे भी सांप को देखकर फट रही होती है, लेकिन वो हिम्मत करके सांप को ऊपर से नीचे तक छूती है और यहाँ पर उसको वो खूनी दिख जाता है। लीजोंग के पूछने पर वो बताती है कि उस खूनी ने रेन कोट पहना हुआ था। तो फिर लीजोंग कहता है कि उस दिन तो बारिश नहीं हुई थी और कुछ दिखा क्या तुम्हें। तो फिर वो बताती है कि हाँ, वो अजीब सा लड़खड़ा रहा था। तो फिर लीजोंग कहता है कि अच्छा, जैसे शराबी लड़खड़ाते हैं। तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, वो कुछ अजीब सा ही लड़खड़ा रहा था। और फिर उसने चाकू मारना शुरू कर दिया और मारता ही चला गया। ये लोग अब एक शॉप पर जाते हैं और यहाँ पर बोंग उस रेनकोट को पहचान लेती है और कहती है कि यही रेनकोट पहना हुआ था खूनी ने। तभी यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और स्टोर के बाहर ये लोग एक आदमी को देखते हैं जिसने वही रेनकोट पहना हुआ था और ये होता है सियो जुन। लीजोंग शॉप के ओनर से पूछता है कि क्या हाल ही में किसी ने रेनकोट खरीदा है यहाँ से। तो फिर वो बताता है कि अरे, बारिश का मौसम है इसीलिए हर कोई खरीदता रहता है। और अब हम देखते हैं कि बारिश की वजह से हर किसी ने यही रेनकोट पहना हुआ है।
मतलब कि खूनी कोई भी हो सकता है। बोंग अपनी मौसी को एक चाकू से मीट काटते हुए देखती है और उसको याद आता है कि खूनी के हाथ में भी सेम ऐसा ही चाकू था और वो ऐसा ही खून लगा हुआ चाकू लेकर पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन और जाकर लीजोंग के कानों में बताती है कि खूनी ने इसी चाकू का इस्तेमाल किया था। अब लीजोंग तुरंत ये बात अपने सीनियर को सभी लोगों को बताता है कि खूनी ने इसी चाकू का यूज़ किया था, जल्दी से पता लगाओ कि ये चाकू किस किस के घर में है, कहाँ मिलता है, ऐसा वैसा। लेकिन अब क्या था, सभी लोग बताते हैं कि ये चाकू तो हमारे घर में भी है, हमारे घर में भी है, क्योंकि ये चाकू बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला था, इसीलिए सभी लोगों के पास ऐसा चाकू मिलेगा। लीजोंग अपना दिमाग दौड़ाता है और कहता है कि खूनी पक्का मूजिंग का ही है, मतलब इसी शहर का ही है। सीनियर कहता है कि वाह 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 वाह, तुमने तो केस ही सॉल्व कर दिया, लेकिन अब क्या हम पूरे शहर के 30,000 लोगों को पकड़कर जेल में डाल दें? इसके बाद सीन आता है तांत्रिक पर और यहाँ पर उससे मिलने आती है गुंडी, क्योंकि गुंडी को कुछ ऐसा जादू टोना चाहिए जिससे कि ली जोंग उसके प्यार में पागल हो जाए। तो तांत्रिक उसकी इच्छा पूरी करता है और उसको एक तावीज बना कर देता है। तावीज पता नहीं, ये पेपर पर कुछ लिख कर देता है, जो भी है ये, और कहता है कि जाकर ली जोंग की चड्डी में रख दो। मतलब हद है भाई, चड्डियों से क्या लेना देना है इनको। गुंडी चोरी चोरी जाती है ली जोंग के घर के अंदर और उसकी चड्डी के अंदर वो पेपर सेपर जो भी है वो रख देती है, लेकिन तभी यहाँ पर ली जोंग आ जाता है तो फिर गुंडी तुरंत छत के बाहर लटक जाती है और यहाँ पर उसके मम्मी पापा और भाई देख रहे होते हैं उसको और कह रहे होते हैं कि ये लड़की वहाँ क्या कर रही है। तो फिर उसका भाई बोलता है कि अरे ये उस डिटेक्टिव के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन खुद की शक्ल देख और उस हैंडसम को देख, कहाँ ये कहाँ वो। तो फिर गुंडी की मम्मी बोलती है कि इसको नीचे तो उतार लेते हैं, चलो कोई ना, लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि अरे जब थक जाएगी तो खुद बोलेगी, उतार लेंगे बाद में। अगले दिन बोंग के पास एक औरत अपना कुत्ता लेकर आती है। वो कहती है कि मेरे कुत्ते को डायरिया हो गया है, जिस वजह से ये इधर उधर घूमता रहता है। अब बोंग जब उसका पिछवाड़ा छूती है तो फिर वो अचानक से देखती है कि समुद्र के पास में किसी की लाश पड़ी हुई है। बोंग ये देखते ही डर जाती है और बिना देरी करे उसी जगह पर जाती है और वो देखती है कि वहाँ तो सच में एक बुरी हालत में लाश पड़ी हुई है। इन लोगों को डीएनए टेस्ट के बाद पता लगता है कि ये तो वही लाइफ सीमर की लाश है और किसी ने इसको भी बहुत बेरहमी से मारा है, चाकू से बार बार वार किए गए हैं। लाइफ सीमर लास्ट बार जिन जिन लोगों से मिली थी सभी लोगों से पूछताछ की जाती है और ली जोंग को कार एक्सीडेंट के बारे में पता लग जाता है। वो जब ये बात बोंग को बताता है तो फिर बोंग खुद ही उस एक्सीडेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल देने लगती है। वो कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो फिर वो बताती है कि मैंने कुछ दिन पहले मिस्टर फैन का बम छुआ था और दोनों उसी जगह मिले थे जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। एमसी जाकर मिस्टर फैन से मिलता है और मिस्टर फैन बता देते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। तो फिर एमसी कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ इतने अच्छे से कैसे याद है? तो फिर मिस्टर फैन कहते हैं कि क्योंकि वो लड़की बहुत प्यारी थी। मतलब वाह, अरे रे रे रे, बूढ़ाओं को लड़की पसंद आई, क्या ही कहूँ मैं। ली जोंग सभी चीज़ों को देखते हुए सीनियर से कहता है कि कातिल पक्का एक ही है, मेरे भाई का भी और इस लाइफ सीमर लड़की का भी। लेकिन सीनियर इस चीज़ को मानने से इनकार कर देता है। तो फिर ली जोंग उनको बहुत सारे प्रूफ दिखाता है। अब यहाँ पर सीनियर का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या ली जोंग? तुम क्या ये कहना चाहते हो कि हमारे इस शहर में सीरियल किलर घूम रहा है? अगर लोगों को पता लगा तो हमारे शहर में टूरिस्ट आना बंद हो जाएंगे और यही नहीं, हम जैसे लोगों का काम भी धंधा सब बंद हो जाएगा। शहर के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कहते हैं कि पहले तो इस शहर में छोटा सा क्राइम भी नहीं होता और अब तो लाशों पर लाशें गिर रही हैं। रात को बोंग सियोजुन के स्टोर पर जाती है सामान लेने के लिए, लेकिन सियोजुन उसको घर छोड़ने आता है। वो कहता है कि डॉक्टर बोंग अपना ध्यान रखिए, रात को ज़्यादा इधर उधर मत घुमा करिए, अगर आपको कहीं जाना हो तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं आपके साथ चलूँगा। और ये सुनते ही बोंग के दिल में लड्डू नहीं घंटे बजते हैं, घंटे। और वो कहती है कि क्या ये मुझे पसंद करता है? शायद ये इंसानियत भी हो सकती है। और वो कहती है कि वाह, ये तो मेरी लॉटरी लग गई। ली जोंग बोंग को एक काम देता है। वो कहता है कि कातिल खुलेआम घूम रहा है, हमें भी खुलेआम घूमना होगा। इस शहर में 30,000 लोग हैं, अगर तुम हर महीने 1,000 लोगों के पिछवाड़े को भी छुओगी तो हम जल्द ही खूने का पता लगा लेंगे। मतलब देख रहे हो भाई लोग, ऐसा करेगी तो बोंग के सर के बाल ना सारे खत्म हो जाएंगे। और इतने सारे लोगों का पिछवाड़ा छुएगा कौन? अगर बोंग ऐसा करेगी तो वो पक्का फेमस हो जाएगी ठरकी के नाम से। इसके बाद हम एक धमाकेदार सीन देखते हैं। यहाँ पर मोटू अपनी कार से बाहर आता है तो फिर वो गिरने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर गुंडी आकर उसको बचा लेती है और वो फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ बोलती है। तो फिर मोटू कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी बाहों में रहूंगा। गुंडी कहती है कि तुम्हें फ्रेंच आती है? तो फिर वो कहता है कि मैं तो फ्रेंच टीचर हूँ दीदी। और यहाँ पर देखा जाए तो गुंडी के गाल लाल हो रहे हैं, मतलब इन दोनों का चक्कर चलेगा भाई लोग।
ली जोंग और बोंग बैठे हुए पिछवाड़ा छूने का हिसाब लगा रहे होते हैं। ली जोंग कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कई साल लग जाएंगे खूनी को पकड़ने में। तभी उसको पता लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तांत्रिक से कुछ जादू टोना करवाने के लिए, क्योंकि खून हो रहे हैं ना, इस वजह से सभी लोग डर चुके हैं। इसीलिए वो तांत्रिक से कुछ जादू टोना करने के लिए कहते हैं ताकि इस शहर से बुरा साया दूर हो। ली जोंग बिना देरी करे उस जगह पर बोंग को ले जाता है और बोंग तो यहाँ पर सबसे पहले सियो जुन को देखती है और कहती है कि चलो देखते हैं पिछवाड़े की ताकत। तो फिर ली जोंग उसको रोकते हुए कहता है कि ए ठरकी, तेरी ठरक मिटाने के लिए नहीं आए हम यहाँ पर। तभी यहाँ गुंडी एंट्री मारती है और वो ली जोंग पर चिल्लाती है और हमें पता लगता है कि गुंडी ली जोंग पर गिव अप कर चुकी है। तांत्रिक अपने जादू टोना कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके ऊपर लाइफ सीमर की आत्मा आ जाती है और वो डरावने तरीके से एक लड़की की आवाज में कहता है कि जिसने मुझे मारा वो यहीं पर है। ये कहकर तांत्रिक हो जाता है बेहोश। तो तांत्रिक तो बेचारा लुढ़क गया है, इसीलिए उसे 4 कंधों पर लेकर जाया जाता है। अरे मतलब लुढ़क गया है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा टपक गया है, जिंदा है भाई की सांसें चल रही हैं। अब पूरे शहर में यही बातें चल रही होती हैं कि क्या तांत्रिक ने जो बोला वो सच है, प्रार्थना में शामिल हुए लोगों में से ही कोई एक खूनी था। अगले दिन तांत्रिक को होश आता है और यहाँ पर उसका ध्यान रख रहा होता है सियो जुन उससे पूछता है तो फिर तांत्रिक बताता है कि उसको तो कुछ भी याद नहीं और ऊपर से पूरी रात तांत्रिक को तेज बुखार था। मतलब भाई साहब आत्मा का चक्कर। वैसे तो मैं भी सोच रही हूँ कि किसी तांत्रिक को आप लोगों की सुपारी दे दूँ, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, वरना मुझसे बच के रहना, क्योंकि असली चुड़ैल तो मैं ही हूँ। तांत्रिक की क्या जरूरत, आधी रात को तुम्हारे घर पर मिलूंगी, वो भी उल्टे पैर लिए अपने। इधर गुंडी का दिमाग भी सट्टिया गया है क्योंकि उसे मोटू स्वीट लग रहा है और बाकी सारे लड़के चूतिए लग रहे हैं। गुंडी बोंग को मोटू को दिखाती है और जैसे ही बोंग मोटू को देखती है तो फिर तुरंत गुंडी से कहती है कि ये पगली बीमार तो नहीं है, और जाकर उसका फीवर चेक करती है और कहती है कि पक्का तू बीमार है। गुंडी भी कहती है कि हाँ शायद मैं बीमार हो गई हूँ। वैसे ये बात तो एकदम सच है, अगर किसी को किसी से प्यार हो जाता है ना तो सामने वाला चाहे आत्मा भूत चुड़ैल डायन जो भी हो, ABCD जो भी हो, आत्मा भूत चुड़ैल डायन जो भी हो, उसको तो भाई साहब वो हूर की परी या परा लगेगा, एकदम झक्कास। बाकी सारे तो चूतिए दिखेंगे। वो अभी गुंडी से सीरियल किलर के बारे में बात कर ही रही होती है और फिर वो कहती है कि देख अगर उस किलर को किसी और को मारना होगा ना तो सबसे पहले वो मुझे मारेगा, क्योंकि एक सुंदर सी लड़की हमेशा पुलिस के साथ घूमती रहती है और ऊपर से जो पहला वाला मर्डर हुआ था उसको भी मैंने ही देखा था, जो दूसरा मर्डर हुआ उसको भी मैंने ही देखा। अब तो पक्का उस किलर की नज़र मेरे पे होगी, क्योंकि उसको पता होगा कि हाँ मैं उसकी खोज कर रही हूँ। अब जैसे ही वो अपनी ये बात पूरी करती है तो तुरंत डर कर कहती है कि क्या मतलब उस किलर साले का अगला शिकार मैं होंगी। और फिर क्या था, तभी यहाँ पर आ जाती है ली जोंग की उस पर कॉल। तो फिर ये बून अपना फ़ोन फेंकते हुए कहती है कि ए गुंडी इससे कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, और वो यहाँ खिड़की से भागने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि खिड़की के सामने ही खड़ा होता है ली जोंग और कहता है कि अगर चोर को भागना होता है तो वो खिड़की से ही भागता है। बोंग ली जोंग को समझाने की कोशिश करती है कि वो किलर साला अब मुझे मारने वाला है और तुम्हें बिल्कुल भी मेरे पर दया नहीं आती, मैं तो नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वरना वो किलर सोचेगा कि हर टाइम पुलिस के साथ इतनी सुंदर सी लड़की क्यों घूमती है। वाओ, यहाँ पर ये खुद की इतनी ज़्यादा तारीफ करती है कि मैं सुंदर हूँ और वो किलर मुझे देखेगा ऐसा वैसा, मतलब जो भी कहो यहाँ पर ये पूरी तारीफ मारती है अपनी। लेकिन ली जोंग तो उसकी घंटा नहीं सुनता, क्योंकि ली जोंग आखिर ठर की लड़की से प्यार कैसे कर सकता है, और क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता इसीलिए उसे तो वो चुड़ैल डायन आत्मा सॉरी हाँ तो वो उसको वो बेकार ही दिखती है, मतलब बेकार भी नहीं दिखती। हाँ पर मुझे क्या पता कैसी दिखती है, मैं ली जोंग थोड़ी ना हूँ जो देख के बताऊँ कि कैसी दिखती है। ली जोंग तो उसकी वैसे घंटा नहीं सुनता है, इसीलिए बेचारी बोंग को उसके साथ 30,000 लोगों के पिछवाड़े छूने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन वो इससे पहले अपने शकल को देख रहे हो हेलमेट से ढक लेती है। पुलिस स्टेशन में ली जोंग से मिलने के लिए एक लड़की आती है जो कि कैफे में काम करती थी और उसके साथ एक और लड़की काम करती थी, पर वो लड़की कल रात से वापस नहीं आई और कैफे की जो ओनर है वो तो उस लड़की को दोष देते हुए कह रही है कि शायद वो लड़की भाग चुकी है। तो खैर मैं उस लड़की को कैफे गर्ल कहने वाली हूँ। यहाँ पर ये लड़की ली जोंग को बोलती है कि कैफे गर्ल वो भागी नहीं है, मुझे लगता है कि उसके साथ पक्का कुछ बुरा हुआ है। दूसरी तरफ तो हम देखते हैं कि तांत्रिक का बिजनेस सब कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल रहा होता है।
और हमें तांत्रिक से क्या लेना देना, इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। बोंग लीजोंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल के बाहर तक जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है सियो जुन और वो बोंग को बताता है कि मैंने एक अपनी वर्कशॉप खोली है। तो फिर अब क्या था, बोंग भी उसके साथ जाने के लिए बैठ जाती है उसकी साइकिल पर, क्योंकि उसको भी सियो जुन की वर्कशॉप देखनी है। और रास्ते में जाते हुए ली जोंग इन दोनों को देख लेता है और गुस्से में कहता है कि साली ठरकी सुधरेगी नहीं। सियोजुन बोंग को अपनी वर्कशॉप दिखाता है। यहाँ पर सियोजुन लकड़ी का काम करता है और बोंग देखकर बहुत खुश होती है। तभी यहाँ पर ली जोंग बोंग को कॉल करता है, तो फिर बोंग सियोजुन से बहाना मारती है कि एक जरूरी कॉल है, मैं अभी आती हूँ, और वो वर्कशॉप के बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर वो ली जोंग से झूठ बोलती है कि मैं बस पहुँचने वाली हूँ, देखो हॉस्पिटल के बाहर आने वाली हूँ, मैं वहीं पर रहना तुम। लेकिन तभी ली जोंग बोलता है कि हाँ, लेकिन आने से पहले अपने शूलेस बांध लेना। नीचे जब बोंग देखती है कि उसके शूलेस सच में खुले हुए हैं, तो फिर वो तुरंत चारों तरफ देखने लगती है और देखती है कि ली जोंग तो यहीं पर है और बोंग की चोरी पकड़ी गई। यहाँ पर ली जोंग उसको गाली देता है कि साली सुधरना नहीं है तेको। बोंग बोलती है कि थोड़ी देर रुक जाओ ना, मैं सियोजुन से मिलके बस यूं गई और यूं आई। लेकिन ली जंग उसकी बिल्कुल नहीं सुनता, उसको पकड़ कर ले जाता है। अब ये लोग सीधे जाते हैं कैफे में और यहाँ पर जो कैफे की ओनर होती है वो इन लोगों से कहती है कि अरे वो कैफे गर्ल तो भाग चुकी है, क्योंकि उसको काम नहीं करना था ना, और ऊपर से उस पर कर्जा भी था, इसीलिए वो यहाँ से काम छोड़कर भाग गई और कुछ भी नहीं है। आप लोग बेकार में ही उसको ढूंढ रहे हैं। ली जोंग बोंग से कहता है कि इस कैफे ओनर पर मुझे डाउट हो रहा है, इसीलिए मौका मिलते ही उसके पिछवाड़े को छू लेना। और ये सुनते ही बोंग उसके पिछवाड़े को तुरंत जाकर छू लेती है। बोंग को यहाँ पर ये तो पता लग जाता है कि ये कैफे ओनर साली एक नंबर की कमीनी है। लेकिन यहाँ पर बोंग ने ली जोंग को फंसा दिया है। वो कैफे ओनर पीछे मुड़कर देखती है, तो फिर यहाँ पर ली जोंग को देखकर उसको लगता है कि उसके पिछवाड़े को छूने वाला ली जोंग है, इसीलिए वो कैफे ओनर बदले में ली जोंग के पिछवाड़े को छूती है। अब ये लोग कुछ ना पता चलने पर बाहर आ जाते हैं कैफे के, लेकिन तभी डिलीवरी करने के लिए कैफे गर्ल की दोस्त आती है और वो इन लोगों से बताती है कि मेरी बॉस पर विश्वास मत करना, वो एक नंबर की कमीनी औरत है। लेकिन तभी कैफे ओनर बाहर आती है और इन लोगों को एक दूसरे से बात नहीं करने देती। वो अपनी वर्कर से कहती है कि जल्दी से डिलीवरी करके आओ। लेकिन तभी पोंग देखती है इस लड़की की चैन को और वो उससे पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो फिर ये लड़की बताती है कि कैफे गर्ल ने ऐसी दो खुद से बनाई थी, एक उसके पास थी और एक मेरे पास। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। ली जोंग बोंग से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों पूछा उससे। तो फिर बोंग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही होती है, लेकिन बोंग को बाद में बताना ही पड़ता है कि ऐसी किचन मैंने सियोजुन के पास देखी है। और ये सुनने की ही देरी थी कि ली जोंग बोंग को उठा कर ले जाता है सियोजुन के पास और कहता है कि जा उसका पिछवाड़ा छू और पता लगा के क्या है चक्कर। बोंग उसका पिछवाड़ा छूने से मना कर रही होती है, तो फिर ली जोंग कहता है कि वैसे तो तुझे उसका पिछवाड़ा छूने की बहुत जल्दी थी और अब जब मौका मिल रहा है तो फिर मना कर रही है। अब मजबूरी में बोंग को जाकर सियोजुन का पिछवाड़ा छूना पड़ता है और वो देखती है कि असल में वो किचन तो सियोजुन को स्कूल के बच्चों ने दी थी। उन बच्चों से सियोजुन ने एक लैपटॉप खरीदा था, तो बदले में वो किचन उन्होंने फ्री में दे दी उसको। और ये बात बोंग ली जोंग को बहुत ही खुशी खुशी बताती है और कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि सियोजुन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ली जोंग कहता है कि कैफे गर्ल के पास भी तो स्कूटर था और वो बच्चे भी स्कूटर से आए थे और ऊपर से उनके पास वो किचन भी थी, इसीलिए वो लोग तुरंत उन बच्चों के बारे में पता लगाने के लिए पहुंच जाते हैं गुंडी के पास, क्योंकि गुंडी की सेटिंग मतलब कि मोटू स्कूल टीचर है। अब बोंग मोटू का पिछवाड़ा छूकर पता लगा लेती है उस बच्चे के बारे में और जैसे ही मोटू को उस बच्चे का नाम पता लगता है, तो फिर मोटू कहता है कि ये तो मेरा ही स्टूडेंट है और मैं चाहता हूँ कि स्कूटर के बारे में मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ। नेक्स्ट सीन में हम मोटू को गुंडी के साथ उस बच्चे के सामने देखते हैं और मोटू उस बच्चे के हाथ पर अपने हाथ से जोर से मारते हुए उसको पनिशमेंट दे रहा होता है, क्योंकि इस बच्चे ने बिना एज के एक तो स्कूटर चलाई है और ऊपर से ये स्कूटर इसको पड़ी हुई मिली थी, इसीलिए ये ले आया। तो मोटू उसको समझा रहा होता है, लेकिन मोटू को खुद दुख हो रहा होता है उस बच्चे को मारते हुए और दूसरी तरफ पीछे खड़ी हुई गुंडी मोटू से इम्प्रेस हो रही होती है। वो बच्चा बता देता है कि इनको वो स्कूटर कहाँ मिली थी, इसीलिए बोंग और ली जोंग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसको स्कूटर मिली थी। और वहां जाकर जब वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो फिर वहाँ खून पड़ा हुआ था
और यहाँ पर उन्हें एक सीसीटीवी कैमरा भी मिलता है। जब ये लोग सीसीटीवी की फुटेज देखते हैं तो फिर उस लड़की पर उसी रेनकोट पहने हुए सीरियल किलर ने हमला किया था और उसके बाद उस लड़की को वो खींच कर ले गया। और अभी तक क्योंकि इन्हें उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है तो इसीलिए ये लोग सोचते हैं कि शायद वो लड़की अभी जिंदा हो, तो फिर अब ये लोग बिना देरी करे उसको ढूंढने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले ली जोंग और बोंग पहुंचते हैं उस लड़की की आखिरी लोकेशन पर और वहां पर जाकर उनको पता लगता है कि वो लड़की अपनी डिलीवरी करते ही यहाँ से निकल गई थी। और मौका मिलते ही बोंग इस आदमी का पिछवाड़ा छूती है और वो देखती है कि कैफे गर्ल के पास कुछ और सामान भी था, और तो और जिधर कैफे है वो उस साइड नहीं गई, वो दूसरी साइड गई थी। अब ये लोग भी उसी साइड जाने लगते हैं जिस साइड वो लड़की गई थी, और उस साइड तो कोई घर होता ही नहीं है, एकदम सन्नाटा सा था। लेकिन यहाँ पर मिस्टर फैन का तबेला जरूर था और ये लोग मिस्टर फैन के पास पहुंच जाते हैं और उस लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। तो फिर मिस्टर फैन बोलते हैं कि नहीं, मैं उस कैफे गर्ल के बारे में नहीं जानता, हम तो कभी मिले भी नहीं, बस ऐसे ही एक बार कैफे पर ही देखा था उसको। अब जब मिस्टर फैन को पता लगता है कि ये लोग उस कैफे गर्ल के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो फिर वो ली जोंग के पैर को छूकर उसकी मेमोरीज देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बोंग उनको ऐसा करने से रोक देती है और वो ली जोंग को लेकर वहां से आ जाती है। और वो ली जोंग को बताती है कि मिस्टर फैन के पास भी मेरे जैसी पावर है। और बोंग ये भी बताती है कि मिस्टर फैन का एक बार मैंने पिछवाड़ा टच किया था तो फिर मैंने कैफे गर्ल को देखा था, और कैफे गर्ल और मिस्टर फैन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टर फैन ने झूठ बोला है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए ये लोग करने लगते हैं मिस्टर फैन का पीछा। लेकिन एक जगह पर मिस्टर फैन इनकी आंखों से कहीं गायब हो जाते हैं, इसीलिए बोंग और ली जोंग अलग अलग जाकर उनको ढूंढने लगते हैं। बोंग को मिस्टर फैन मिल जाते हैं और वो एक टैक्सी में बैठकर उनका पीछा करने लगती है। बोंग देखती है कि उसका फोन तो चार्ज ही नहीं है। वो टैक्सी वाले का चार्जर लेकर फोन को चार्ज करती है और ली जोंग को कॉल लगाती है। मिस्टर फैन किसी गोदाम के सामने जाकर वहां रुक जाते हैं तो फिर बोंग भी टैक्सी से नीचे उतर जाती है और ली जोंग को बताती है कि ये जगह तो बड़ी डरावनी सी लग रही है। बोंग का फोन अब यहाँ पर ऑफ हो जाता है और वो ली जोंग के आने का वेट भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो मिस्टर फैन के पीछे पीछे गोदाम के अंदर चली जाती है। और यहाँ पर मिस्टर फैन उसको देख लेते हैं और उससे कहते हैं कि बोंग, तुम मेरा पीछा कर रही थी ना। वैसे बोंग तो अभी मिस्टर फैन से डरी हुई है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये सीरियल किलर मिस्टर फैन ही है। वैसे यहाँ पर इन दोनों में एक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही यूनिक थी क्योंकि मिस्टर फैन बोंग के पैर को टच करना चाहते थे और बोंग मिस्टर फैन के पिछवाड़े को छूना चाहती थी। बोंग कहती है कि अच्छा, तुम्हें मेरे पैर पकड़ने हैं ना, पकड़ के दिखाओ, और वो अपने पैरों को हिलाने लगती है बार बार, जिस वजह से मिस्टर फैन उसके पैरों को नहीं पकड़ पाते। तो फिर मिस्टर फैन कहते हैं कि तुम्हें तो मेरा पिछवाड़ा छूना है ना, चलो तुम मेरा पिछवाड़ा छू कर दिखाओ। और मिस्टर फैन अपने पिछवाड़े को हिलाने लगते हैं, जिस वजह से बोंग उनके पिछवाड़े को नहीं छू पाती। तभी यहाँ पर ली जोंग आता है, लेकिन वो इन दोनों को इग्नोर करके सीधा गोदाम के अंदर चला जाता है, जिस वजह से बोंग का ध्यान हटता है और मिस्टर फैन बोंग के पैर को टच कर लेते हैं। ली जोंग गोदाम के अंदर से कैफे गर्ल को निकाल के लाता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि कैफे गर्ल तो अभी तक जिंदा है और यहाँ पर मिस्टर फैन और कैफे गर्ल एक दूसरे से प्यार करते हैं। उस कैफे की ओनर ने कैफे गर्ल पर एक झूठा कर्जा चढ़ा दिया था, जिस वजह से वो कैफे गर्ल को काम से नहीं जाने दे रही थी। और मिस्टर फैन ने जब कैफे गर्ल का कर्जा देने की कोशिश करी तो उस ओनर ने उस कर्जे को लिया नहीं, इसी वजह से मिस्टर फैन को ये सब कुछ करना पड़ा। उन्होंने कैफे गर्ल की मौत का नाटक किया ताकि वो दोनों साथ में रह सकें। ली जोंग अब यहाँ पर इन दोनों को साथ में पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोलता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो फिर मिस्टर फैन बोंग से कहती है कि बोंग, तुम्हारी और ली जोंग की जोड़ी एकदम मस्त लगती है। तो फिर बोंग कहती है कि अरे अंकल, ये क्या बोल रहे हो, पगला गए हो क्या? तो फिर मिस्टर फैन कहते हैं कि मैंने जब तुम्हारा पैर टच किया था तो फिर देखा कि तुम दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हो। लेकिन तभी वो बोलते हैं कि जिस रात हम दोनों को पावर्स मिली थी उस रात हमारे अलावा भी वहां पर कोई और था। ये सुनते ही बोंग बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और वो कहती है कि मतलब इसका ये हुआ कि हमारे अलावा भी किसी तीसरे के पास ये पावर्स हैं। और अब हमें यहाँ पर कुछ मेन कैरेक्टर्स के चेहरे दिखाए जाते हैं, मतलब कि इनमें से किसी के भी पास वो पावर हो सकती है। खैर, हमारा ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
लेकिन जो सीरियल किलर है वो वही तीसरा पर्सन हो सकता है जिसके पास ये पावर है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सीरीज के टोटल 16 एपिसोड है, जिसमें से 8 मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और 8 को भी मैं जल्द ही 2-3 दिन में ले आऊंगी। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, वरना तांत्रिक से बोल कर जादू टोना करा दूंगी। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, जल्द मिलते हैं।